आर हीरो ने 100 साल इटर्निटी के वर्ल्ड में गुजारे, जहां उसने मैजिक, असैसिनेशन और नेक्रोमेंसी के ऊपर पूरी मास्टरी हासिल की। लेकिन उसके बाद जब वो उस दुनिया के रूलर से हारा, तो एकदम से वो एक वीक और कर्स्ड बॉडी में फंस गया। क्या वो फिर से ऊपर उठ पाएगा? और कैसे करेगा? यही हम आज की स्टोरी में देखेंगे। एक जगह है एडॉन, एक ऐसी दुनिया जहां उम्र बढ़ती नहीं और लोगों को लगातार मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। एक सीसलेस वॉर, एक एंडलेस नाइटमेयर। वही जगह गॉर्डन का प्लेग्राउंड, जहां हमारा हीरो ड्राया कॉन्टिनेंट के बैटलफील्ड में मरने के बाद अचानक जाग उठता है। उसके आसपास बाकी प्लेयर्स भी थे। सब वहां जबरदस्ती खींच कर लाए गए, बिना किसी वजह के जाने हुए। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सबको मिलकर अलायंस बनाना पड़ा और इस हेलाइक अरीना में लड़ना पड़ा, जहां इमोर्टैलिटी एक शाप बन चुकी थी। उन्होंने अनेक बैटल्स लड़ी, जीने मरने की सीमा पर 100 साल निकाल दिए, और एक दिन अपनी छीनी हुई आजादी वापस लेने के लिए हमारा हीरो खुद एडॉन के गॉड को चैलेंज करने खड़ा हो गया। वो राक्षस जिसके लिए ये सब एक मजा था। बाकी सारे प्लेयर्स गिर गए, मर गए, हार गए। सिर्फ वो अकेला बचा। उसने अपनी अंतिम बटापरम नेक्रोमेंसी स्किल का इस्तेमाल किया और एक बड़ा मैजिक सर्कल बनाया, जो एक विनाशकारी ताकत के साथ फट पड़ा और जो शत्रु बचे थे उन्हें जलाकर खेतों की मिट्टी बना दिया। जब वो अकेला भागते हुए इस हेल से निकलने की कोशिश कर रहा था, हवाओं में एक गूंज फैली। लोग चीखने लगे, हेल्प अस। गोस्ट किंग राइन, उनकी तड़प और पुकारों ने उसकी डिटर्मिनेशन को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। उसे पूरी तरह यकीन हो गया, सिर्फ उस टायरेंट गॉड को मारना ही आजादी का रास्ता है। गॉड ऑफ एडॉन ने आसमान से देखकर आवाज लगाई, रायन सुरमान। उसने रायन का पूरा पास्ट बता दिया। ड्राया का एक नोबल, जिसका परिवार तबाह हो गया, जो फेटन फैमिली के हाथ सालों तक टॉर्चर झेलता रहा और फिर उसकी मौत के बाद एडॉन में फेंक दिया गया। रायन चिल्लाया, चुप हो जा। तब गॉड अपनी गोल्डन रूप में सामने आया और बोला कि उसे रायन की ग्रोथ देखकर बहुत मजा आया। सिर्फ 100 सालों में गोस्ट, असैसिन और नेक्रोमांसर कैटेगरी में मास्टर लेवल तक पहुंचा। वो हंसा और बोला, तुम सबसे इंटरेस्टिंग थे और मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता हूं। और बिना वार्निंग के गॉड ने एक जबरदस्त लाइट अटैक चला दिया, जो रायन के सीने पर लगा और वो जमीन पर भारी धमाके के साथ गिर गया। देन उसने एक डरावनी सी स्माइल के साथ पूछा, कोई लास्ट वर्ड्स, कोई एक फाइनल विश? लेकिन उसने ठंडे लहजे में मना कर दिया। उसे किसी विश की जरूरत नहीं थी। गॉड ऑफ एडॉन ने उसे याद दिलाया कि वो अपनी विश पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। उस पल उसकी यादें वापस आ गई, जब सांस उसे टॉर्चर कर रहा था। उसकी बॉडी जख्मों से भरी हुई थी और वो खून के साथ चीख रहा था। सांस के लिए उसे दर्द देना एक खेल जैसा था। वो हंसकर बोलता है कि तुम्हारे क्लैन का लिनिएज तो ब्लेस्ड टैलेंट इनहेरिट करता है, बस तुम छोड़कर। नाइफ उसके अंदर धंसा हुआ था, दर्द हद से ज्यादा। फिर भी सांस हैरान था कि उसकी जान इतनी आसानी से क्यों नहीं निकल रही। उसने कहा कि उससे सब कुछ छीन लिया गया है, पावर, स्टेटस, सब कुछ, और ऊपर से वो कर्स्ड भी है। वो टूट चुका था। आंसुओं से भरी आवाज में कुछ बोलने की कोशिश की, पर सांस ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या? समझ नहीं आया। अपनी जुबान अपनी जगह पर रखनी चाहिए थी। फिर बोर्ड सा होकर बोला कि सुरमान लिनिएज से कुछ भी वैल्यूबल निकालना पॉसिबल नहीं। सांस चिल्लाया, आज मत मरना, आज हमारी फेटन एनिवर्सरी है। सुरमान फैमिली का सफाया हुए पूरे 3 साल। सुरमान परिवार एक फोर्ट्रेस था, जो डार्क जोन से आने वाले मॉन्स्टर्स के खिलाफ फ्रंटलाइन को प्रोटेक्ट करता था। ड्राया कॉन्टिनेंट की 5 महान फैमिलीज में से सुरमान सबसे स्ट्रॉन्ग और फेमस थी। लेकिन जब उसके फादर और ओल्डर ब्रदर अचानक गायब हो गए, तो फैमिली डरावनी स्पीड से गिरने लगी। फेटन फैमिली ने उस मौके का फायदा उठाया
और उन्होंने अटैक किया। उनका टारगेट था ड्रैगन ब्लड का ब्लेसिंग, जो सुरमान ब्लड लाइन में इनहेरिट होता है, जो किसी को 10 साल की उम्र तक 7 एथसर्कल मेज या 15 साल तक स्वॉर्ड मास्टर बना देता। लेकिन वो उन लकी लोगों में से नहीं था। उसके शरीर में डीमन किंग आर्किन का कर्ज था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड या मैजिक आर्ट्स दोनों नहीं सीख सकता था। वो अपनी कमजोरी पर रो रहा था। अगर वो कर्ज नहीं होता, अगर उसके पास पावर होती, तो फेटन उन्हें कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और वो सांस फेटन के ब्रूटल टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स का शिकार नहीं बनता। खून उसके चेहरे पर बह रहा था और उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, कि शायद अब वो आखिर रेस्ट कर पाएगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, गॉड ऑफ एडॉन से हारने के बाद और सारी हार्डशिप्स याद करते हुए, गॉड के विश ग्रांट करने के प्रॉमिस के बाद। वो अचानक किसी की आवाज से जागता है। यंग मास्टर, हवा के साथ हेवी ब्रीदिंग, शौक से भीगा हुआ चेहरा, और उसने अपनी मेड कॉलिन को पहचाना, जो उससे ज्यादा यंग लग रही थी जितनी वो याद करता था। वो हैरान था, ये यहां कैसे? कॉलिन उसकी हेल्थ और ओवरवर्क का कंसर्न कर रही थी। कंफ्यूजन में उसने मिरर मांगा और मिरर में एक छोटे बच्चे का चेहरा था, उसका अपना। होश उड़ाने वाली सांस के साथ उसने कॉलिन से डेट पूछी। उसने कहा 17 अगस्त 1892, डार्क कैलेंडर। वो समझ गया, वो 12 साल की एज में वापस आ चुका है। ये वही टाइम था जब सुरमान फैमिली का डाउनफॉल शुरू हुआ था। उसे गॉड के शब्द याद आए, विश ग्रांटेड। फुटस्टेप्स सुनाई दिए और एक शानदार पर्सनैलिटी अंदर आई। उसने सोचा कि लड़का फिर ड्यूटी से बचने के लिए इलनेस का एक्टिंग कर रहा है, और उसने तुरंत पहचान लिया, एल्जेंड्रो, सुरमन नाइट्स का कमांडर। जो कमांडर वहां खड़ा था, उसने तुरंत लड़के का ज्यादा सफेद पड़ा चेहरा नोटिस किया, इसलिए उसने आज का ट्रेनिंग स्किप करने की परमिशन दे दी। कोलिन घबराहट में बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उसे रोक देता है और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो ट्रेनिंग का टॉपिक पूछता है और एल्जेंड्रो हैरान रह जाता है उसकी रेस्ट को रिजेक्ट करने पर। कमांडर शक भरी नजर से पूछता है, क्या तुम वाकई यंग मास्टर हो? और उसने बिना झिझक कंफर्म किया, हां, मैं रायन सुरमान हूं। उसके दिल में डिसीजन बहुत क्लियर था। चाहे ये विश का रिजल्ट हो या टाइम रिवाइंड का, फर्क पड़ता ही नहीं। सबको शॉक करते हुए उसने कहा कि उसे बेसिक ट्रेनिंग स्किप करनी है और डायरेक्टली मॉन्स्टर हंट पर जाना है। जैसे ही वो बोलता है, ब्लू ऑरा उसके बॉडी के अराउंड चमकने लगती है। वो स्टेटस विंडो एक्टिवेट करता है, लेवल 1, और अभी भी आर्क प्लस SS रैंकर्स, जो मना गैदर नहीं होने देता। पर उसे चेन मिला कि उसकी वो यूनिक पावर अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो पूरे कॉन्टिनेंट में किसी के पास नहीं। थोड़ी देर बाद एल्जेंड्रो अनाउंस करता है कि मॉन्स्टर तैयार है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक गॉब्लिन जंजीरों से बंधा हुआ, जंगली चीखों के साथ सामने आता है। वो हमला करने की कोशिश करता, पर लकड़ी की पोल से बंधा हुआ होता है। कोलिन चीख कर कहती है, कमांडर, प्लीज फाइट रोक दो। यंग मास्टर तो सिर्फ गॉब्लिन देखकर ही बेहोश हो जाते थे, पर लड़का सोचता है, वो तो कल का मैं था, आज मैं कोई और हूं। अचानक सिस्टम वार्निंग्स दिमाग में गूंज उठीं। आर्क और कर्स एक्टिवेट होने के साथ उसका डर 100 टाइम्स एम्पलीफाई होने लगा। उसे तब समझ आया कि ये डर नेचुरल नहीं, बल्कि डिमोनिकर्स का इफेक्ट है। एल्जेंड्रो टेंशन चेक करके कहता है, आज के लिए बस करो। लेकिन लड़का जोर से मना करता है, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो गॉब्लिन की तरफ दौड़ता है, पर बीच में रुक जाता है। उसकी सांसों में कंपल्शन थी, पर आंखों में आग। वो खुद को चिल्लाता है अंदर से, तू अब वो कमजोर आदमी नहीं, ये सिर्फ एक गॉब्लिन है। उसने गुस्से और हिम्मत से वुडन स्वॉर्ड चलाया। कमांडर और कोलिन दोनों शॉक में रह गए, आंखें फट गई देखकर। सिस्टम नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है, कर्स रैंक रिग्रेस्ड। डर उसके दिल से पूरी तरह गायब। वो कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ कमांडर की तरफ मुड़ता है।
अ रियल स्वॉर्ड। कोलिन कुछ बोलना चाहती थी, पर कमांडर बिना झिझक तलवार उसके हाथ में दे देता है। लड़के के चेहरे पर एक शिकारी वाला स्माइल था। कमांडर की आंखों में रिस्पेक्ट और उम्मीद की चमक थी। ये सच में हमारा फ्यूचर लीडर है। वो आगे बढ़ता है, पूरे करेज और डिटर्मिनेशन के साथ। गॉब्लिन को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। फाइट के बाद वो अपना चेहरा धोता है और सोचता है, सिस्टम और स्टेटस विंडो ने जितना मेरी मदद की, अब मुझे यकीन है मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं। उसने देखा कि उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ गए हैं, पर उनकी मीगर क्वांटिटी देखकर वो इरिटेट हुआ। उसे समझ आया कि इस पेस पर लेवल अप करने के लिए उसे हजारों मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे। उसे जल्दी करनी थी, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब सुरमान हाउस होल्ड चीखों से भर जाएगा। फिर भी वो इस बात से चिपका रहा कि वो आर्किन का कर्ज तोड़ सकता है। इस मौके को किसी भी कीमत पर खोना नहीं था। उसने सुरमान फैमिली की करंट सिचुएशन असेस की। 2 साल हो चुके थे जब से उसके फादर और बड़े ब्रदर्स गायब हुए। सिचुएशन फ्रेजाइल होने के बाद भी फैमिली अभी भी ग्रेट हाउसेस में काउंटेड थी, क्योंकि दुश्मनों ने अभी तक कोई स्कीम स्टार्ट नहीं की थी। अब जब उसने फाइट करके अपना लेवल रेज करने का पहला तरीका वेरीफाई कर लिया था, एक कॉन्फिडेंट स्माइल उसके चेहरे पर आई। अब वो सेकंड मेथड वेरीफाई करने जा रहा था। वो रेड हेयर और ब्लू मास्क वाली वुमन से मिलने गया। उसने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, बताते हुए कि उसने गॉब्लिन हंट की न्यूज सुन ली है, और थोड़ी नाराजगी से पूछा, क्या तुमने मुझे मैजिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया है? वो वुमन सीना थी, सुरमन फैमिली की मैजिक कॉर्प्स कमांडर, 7 सर्कल की ग्रैंड मेज, जिसका पावर एलजेंड्रो के बराबर है। एक मिस्टीरियस शख्सियत जिसकी सच्चाई सिर्फ फैमिली हेड जानता था। और उसने उसे वार्न किया कि सिर्फ एक वीक मॉन्स्टर मारकर एरोगेंट मत हो जाओ। सीना ने उसे याद दिलाया कि मैजिक ट्रेनिंग स्वॉर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और आर्किन का कर्ज उसे मना सेंस करने की सारी टैलेंट और एकेडमिक एक्सेलेंस से वंचित कर चुका था। वो मानता है कि ये बात सही है, और उसका बॉडी एनर्जी सेंस करने के लायक ही नहीं था। पर उसने सीना को सरप्राइज कर दिया जब उसने बोला कि ये सब कल तक था। वो सीना को चैलेंज करता है, क्या वो उसकी मना सेंसिंग एबिलिटी पर डाउट कर रही है? सीना के चेहरे पर शॉक के साइंस दिख जाते हैं। उसकी बात वेरीफाई करने के लिए सीना एक मैजिक फॉर्मेशन ड्रॉ करती है और उसे आंखें खोलने को कहती है। वो बताती है कि उसने जो इमेज बनाया है वो सिर्फ मना के थ्रू ही देखा जा सकता है। वो फोकस के साथ सामने देखता है। सीना उससे आस करती है कि उसने क्या देखा। वो क्लियरली जवाब देता है, एक खूबसूरत लाल ड्रैगन। सीना इतनी शॉक हो जाती है कि कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाती। वो स्टैमर करते हुए कंफर्म करती है कि उसका जवाब बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना रैडिकल चेंज कैसे पॉसिबल हुआ, जबकि उसने कैमोफ्लाज मैकेनिज्म भी लगा रखे थे ताकि ड्राइंग कुछ और दिखे। इसका मतलब था कि लड़के की मना अंडरस्टैंडिंग उसके लेवल को भी टक्कर दे रही थी। वो पूछती है कि उसने कर्ज कैसे तोड़ दिया, जबकि उसने तो उसे सिर्फ सेंसिंग सिखाई थी। वो सीना को नाम से बुलाकर बताता है कि हाँ, वो मना सेंस कर सकता है, लेकिन फैमिली की इनहेरिटेड कल्टिवेशन मेथड वो यूज नहीं कर पा रहा और उसे हेल्प चाहिए। सीना समझाती है कि मना कल्टिवेशन लेवल रेज करने के लिए एसेंशियल होती है। वो उसकी पहली अटेम्प्ट की तरफ इशारा करती है और फिर बहुत सीरियस वार्निंग देती है। मना चैनल करना उसके बॉडी के इंटरनल पाथवेज को चीर कर रख देगा और उसकी जान पूरी तरह सीना के हाथ में होगी। वह सार्केस्टिक स्माइल के साथ पूछता है, क्या आप मुझे मारने का प्लान कर रही हो? वैसे भी मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर भी वो कंफर्म करता है कि सीना ही वो इकलौती इंसान है जिसे वह ये रिक्वेस्ट कर सकता था। उसकी याद में पिछली जिंदगी की वो लड़ाई वापस उभर आती है जब उन पर अटैक हुआ था, और सीना ने अपनी एनर्जी खत्म हो चुकी होने के बाद भी अपना शैटर्ड बॉडी लेकर भी उसे प्रोटेक्ट किया था। वो आखिरी पल तक उसका साथ नहीं छोड़ी थी। अपनी थॉट्स से वापस निकलकर
वो सीना की तरफ पूरी सर्टेनिटी से देखता है और कहता है, मैं तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। वो शर्ट उतार देता है, प्रोसेस शुरू करने के लिए तैयार। सीना उसकी लर्निंग स्पीड से हैरान हो जाती है। वो ऑलरेडी ब्लू अर्थ टेक्निक यूज कर रहा था मना चैनल करने के लिए, जबकि सीना ने उसे सिर्फ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी। ये टेक्निक सिर्फ फैमिली के डायरेक्ट लिनिएज को आती थी। वो बताता है कि एडॉन की दुनिया में वो इसी मेथड से अपना लेवल और एबिलिटीज रेस करता था। सीना उससे टोटल फोकस मांगती है। वो वार्निंग देती है कि पेन बहुत सीवियर होगा और उसे आवाज नहीं निकालनी, नहीं बॉडी झटकनी है। अगर पेन अनबियरेबल हो जाए तो सीरियसली रुकने का सोचना चाहिए। जैसे ही मना उसके बॉडी में फ्लो करना शुरू होता है, तेज दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। उसे अपने पास्ट लाइफ का सांस का टॉर्चर याद आ जाता है। वो सीना को उल्टा पूछता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? सीना समझ जाती है और भी ज्यादा मना पंप करना स्टार्ट करती है। अचानक सिस्टम वार्निंग्स गूंज उठती है। अर्कन कर्स एक्टिवेटेड। मना उसके बॉडी के अंदर ही डिस्पर्स होने लगता है। सीना रियलाइज करती है कि कर्स बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे लेजेंड्स में मेंशन था। लेकिन वो तैयार थी। वो मना का फ्लो और तेज कर देती है ताकि कर्ज से टक्कर ले सके। कर्ज मना को तोड़कर बिखेरने की कोशिश करता है और सीना का मना उसको रोकने और जीतने की कोशिश करता है। सिस्टम नोटिफिकेशंस एक के बाद एक ब्लिंक करते जाते हैं। रिजल्ट कर्ज के फेवर में जाता नजर आ रहा था। सीना ब्लीडिंग कर रही थी, बहुत सफरिंग हो रही थी। एक 7 सर्कल ग्रैंड मेज का मना भी इस कर्ज को नहीं हरा पा रहा था। उस डिसाइसिव मोमेंट पर लड़का एडॉन का स्पेशल ट्रेनिंग मेथड अप्लाई करता है। वो कर्ज को फोर्स करता है कि मना रिबाउंड होकर खुद पर ही गिरे और डिस्पर्शन रेंज को उसके बॉडी के अंदर ही ट्रैप कर दे। वो कर्ज को चालाक की तरह ट्रिक कर देता है। मना उसके बॉडी के अंदर ही लॉक्ड रह जाता है और उसका शरीर एनर्जी से चमक उठता है। सीना शॉक में देख रही होती है। मना डिस्पर्स नहीं हो रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशंस एक के बाद एक कंफर्म करते हैं, आर्क एंड कर्ज रेजिस्टेंस सक्सेसफुल। उसके शरीर में जला देने वाला दर्द और हीट फैल जाता है, लेकिन वो हार मानने से इनकार कर देता है। एडॉन में उसने ये पेन हजारों बार झेला था। उसे यकीन था कि मना की अंडरस्टैंडिंग दुनिया में किसी से कम नहीं। वो आर्किन, उस डीमन किंग को जिसे वो कभी मिला भी नहीं, अंदर ही अंदर मॉक करता है। उसके हिसाब से आर्किन का कर्ज एडॉन के सो कॉल्ड गॉड के सामने कुछ भी नहीं। आखिरकार कर्ज क्रैक होता है, फिर टूट जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। सीना चीखते हुए उसका नाम बुला रही होती है। बेहोशी छाने से पहले वो खुद को रियश्योर करता है, मैं ठीक हूं। फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी का नाइटमेयर दिखाई देता है। फेटन फैमिली का टॉर्चर, उसके लिम्स का कट होना, फिर रिजेनरेट करना। एक एक्सपेरिमेंट की तरह एक आदमी सजेस्ट करता है कि इस प्रिजनर को खत्म करके लौट चलें। तभी एक हिडन वॉरियर की ब्लेड चमकती है और फेटन के लोग गिर पड़ते हैं। केओस के बीच वो अचानक खुद को खुले आसमान के नीचे पाता है। एक कमजोर सी आवाज पूछती है, क्या आप होश में हैं? एलेजेंड्रो सामने खड़ा था, पूरा खून से लदा हुआ और डीपली रिग्रेट में माफी मांग रहा था कि वो लेट आया। उसके शरीर में तीर घुसे हुए थे। यंग मास्टर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फूट फूट कर रोता है। फिर वो अपने बेड में होश में आता है। आंखों पर आंसू सूख गए थे। नाइटमेयर ने उसकी जॉय छीन ली, पर फिर भी वो खुद को रियश्योर करता है कि ट्रेजेडी दोबारा नहीं होगी। अब उसके पास डेस्टिनी बदलने का रास्ता था और उसे दुनिया से छुपाना जरूरी था, स्पेशली फेटन फैमिली से, जो हमेशा अलर्ट रहती थी। वो मानता है कि उनका सामना करने लायक पावर अभी भी उसके पास नहीं। इसलिए उसने डिसाइड किया, सुरमान फैमिली के अपैरेंट कोलैप्स को एक्सेलरेट करना उसके प्लान का नेक्स्ट स्टेप होगा। सीना और एलेजेंड्रो के सामने वो एक आर्टिफिशियल स्माइल पहनता है। वो रिग्रेट के साथ क्लेम करता है कि मना प्यूरिफिकेशन मेथड फेल हो गई। सीना शॉक हो जाती है, बिलीव नहीं कर पाती।
रूम में साइलेंस और डिसअपॉइंटमेंट छा जाता है। अंदर से वो सोचता है वो उन्हें धोखा देना नहीं चाहता, पर सच बताना उनके किसी काम का नहीं होता। शायद वो यकीन भी नहीं करते। वो बस ये जस्टिफाई करता है कि उसने सबकी एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश की, पर रिजल्ट फेलियर था। वो सीना को कंफर्म करता है कि उसके बॉडी में अभी एक जर्रा भी मना नहीं, और अगर चाहे तो वो खुद चेक कर सकती है। सीना ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और खुद वेरीफाई करने की परमिशन मांगी। सीना ने मना डिटेक्शन मैजिक यूज करके कंफर्म करना चाहा, लेकिन वो पूरी तरह से एनर्जी ट्रेस के गायब होने से शॉक हो गई, डिसबिलीफ में मटर करते हुए कि मना सच में वैनिश हो गया है। वो अपने आप को बार बार एश्योर करती रही कि कल उसने क्लियरली उसके बॉडी में मना फ्लो सेंस किया था, और शॉक और कंफ्यूजन की इंटेंसिटी के साथ लड़खड़ा कर वहां से निकल गई। एलेजेंड्रो ने अपने मास्टर को कंफर्ट करने की कोशिश की, उसे कहकर कि इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील मत करो, और उसे याद दिलाया कि मॉन्स्टर हंट में उसकी सक्सेस भी एक मोटिवेशन होनी चाहिए स्वॉर्ड ट्रेनिंग पर फोकस करने के लिए। उसने जवाब दिया कि वो उस एक्सपीरियंस को दोबारा रिपीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस दर्द ने उसकी हालत खराब कर दी थी। इतना कि नैनी कॉलिन ने सुन लिया था कि उससे खाना खाना भी मुश्किल हो रहा था। एलेजेंड्रो उस रिप्लाई से शॉक हो गया और उसकी उम्मीदें पूरी तरह टूट गई। 2 महीने बाद कॉलिन उसके रूम के सामने खड़ी थी। कॉलिन ने सैडनेस के साथ सोचा कि यंग मास्टर अगले दिन भी अपने रूम में ही कन्फाइंड रहा। उसने ऐड किया कि फैमिली हेड की एब्सेंस में मैडम ने फैमिली लेगेसी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बढ़ते प्रेशर के अगेंस्ट उनकी पावर्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक सर्वेंट ने नैनी कॉलिन से पूछा कि क्या मास्टर फिर से अपने रूम में ही रहा, और कॉलिन ने रिग्रेट के साथ कंफर्म कर दिया। सर्वेंट ने कमेंट किया कि ट्रेनिंग ग्राउंड में मॉन्स्टर से हार को 3 महीने बीत गए, और अब अफवाहें फैल रही है कि वो कमांडर की इंस्ट्रक्शंस भी नहीं मानता। दूसरे सर्वेंट ने ऐड किया कि किसी इंसान की नेचर में अचानक बदलाव कभी कभी बैड ओमेन या डेथ का साइन भी हो सकता है, और जो कुछ हुआ वो शायद सिर्फ एक फ्लीटिंग ड्रीम हो। कॉलिन ने उन्हें शार्पली डिफेंड किया, कंफर्म करते हुए कि उसने उस दिन सबसे ज्यादा मेहनत की थी ताकि सबकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर सके। लेकिन वो शॉक हो गई जब सर्वेंट ने बताया कि उसे सुरमान परिवार की बेइज्जती और डिलिंक्वेंट का निकनेम दिया गया है, सिर्फ पैलेस के अंदर नहीं बल्कि पूरी डैरन किंगडम में। कॉलिन को लगा कि ये जजमेंट एक 12 साल के बच्चे के लिए बहुत क्रूएल है, लेकिन सर्वेंट ने एक्सप्लेन किया कि डिसअपॉइंटमेंट उतना ही होता है जितनी एक्सपेक्टेशंस होती है, स्पेशली एक गिरती हुई नोबल फैमिली के केस में। स्टाफ रेजिग्नेशंस बढ़ते जा रहे थे और सर्वेंट ने अनाउंस किया कि वह भी महीने के एंड तक चला जाएगा, और कॉलिन से उसकी इंटेंशन पूछी। अपने रूम में उसने नोटिस किया कि फूड क्वालिटी गिर गई है और डिड्यूस कर लिया कि फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुकी है। लेकिन टेंशन लेने के बजाय उसके चेहरे पर एक स्लाई स्माइल आ गई। उसके हिसाब से सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। अगर वो अपना पुराना वाला इंसान होता तो बाकी बची वेल्थ को डेस्परेट अटेम्प्ट्स में उड़ा देता, लेकिन अब एडॉन का एक्सपीरियंस होने के बाद उसे समझ आ गया था कि उसे वेट करना चाहिए। उसने डिसाइड किया कि वो स्टैटिक रहेगा ताकि एनिमीज अपना गार्ड नीचे कर दें। वो सही मोमेंट का वेट करेगा पाउंस करने के लिए। कोलैप्स फैमिली हेड के गायब होने से स्टार्ट हुआ, फिर सर्च कैंपेन्स फेल हो गई जिन्होंने बची हुई स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज को खा लिया। ट्रेनिंग ग्राउंड्स जो पहले लाइफ से भरे होते थे अब ऑलमोस्ट खाली पड़े थे, सिर्फ कुछ इनकॉम्पिटेंट नाइट्स और अनएंथुजियास्टिक सर्वेंट्स के साथ। इवन वैसल्स भी फैमिली का साथ छोड़कर भाग गए थे। ये आइसोलेशन उसे परफेक्ट फ्रीडम दे रही थी अपने आप को लॉक करने का नाटक करने के लिए, लेकिन उसे लगा कोलैप्स का पेस अभी भी स्लो है, तो उसने डिसाइड किया कि वह और पुश करेगा ताकि फैमिली का अपैरेंट फॉल और फास्ट हो। अचानक कॉलिन जोर से उसके रूम में घुस आई, ट्रेनिंग टाइम अनाउंस करते हुए
और ये बताते हुए कि कमांडर उसे देखने पर इंसिस्ट कर रहे हैं। उसने बचने की कोशिश की, रिलैक्स करने की डिजायर शो की, लेकिन कॉलिन ने उसे सरप्राइज कर दिया ब्लैंकेट खींचकर और उसे एक छोटे बच्चे की तरह उठाकर। कॉलिन ने डिटर्मिनेशन के साथ अनाउंस किया कि वो कभी सुरमान फैमिली नहीं छोड़ेगी। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन देखकर उसने ऑकवर्ड स्माइल दी। ट्रेनिंग ग्राउंड में कमांडर एल्जेंड्रो ने यंग मास्टर को स्वॉर्ड को गलत तरह पकड़ने पर स्कोल्ड किया, फिर एनकरेज करते हुए बोला कि एक बार मना सेंस न कर पाना एंड नहीं होता और स्वॉर्ड ट्रेनिंग नेचुरली मना को फ्लो करने देगी। एल्जेंड्रो के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था क्योंकि उसने यंग मास्टर को फिर हाइड करते पकड़ा, जबकि वो खुद उनकी लॉयल्टी का बदला चुकाने के लिए जल रहा था। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी नाइट ट्रेनिंग का सीक्रेट मेंटेन करेगा, बॉडी कंट्रोल स्किल यूज करके जो उसने एडॉन में सीखी थी। एक असैसिनेशन टेक्निक जो लोगों को बॉडी कंडीशन के बारे में फूल करती है। वो पार्शियल एक्टिवेशन पर ही था। सिस्टम नोटिफिकेशंस एक के बाद एक आई, बताते हुए कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एक पॉइंट से इंक्रीज हुए। उसने सब छुपाने की कोशिश की, क्लेम करते हुए कि उसे अचानक बाथरूम जाना है। एल्जेंड्रो कंफ्यूज्ड हो गया और उसे बुलाता रहा, जबकि यंग मास्टर को फील हुआ कि स्किल का कंट्रोल अभी अनस्टेबल है और सडन मूवमेंट पर ब्रेक हो जाता है। उसने स्टेटस विंडो ओपन की और देखा कि वो लेवल 3 पर पहुंच चुका है और स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एंड्योरेंस और मना में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट था। कर्स का रैंक भी बी तक ड्रॉप हो चुका था। वो 3 महीने की सीक्रेट ट्रेनिंग की स्मूथ प्रोग्रेस पर खुश हुआ। उसका अगला टारगेट था स्टैट्स को 20 तक ले जाना, फिर गोस्ट प्रोफेशन लेना जैसे उसने एडॉन में किया था, और फिर नेक्रोमांसर और असैसिन स्किल्स डेवलप करना। उसके थॉट्स को एल्जेंड्रो के साथ एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की एंट्री ने इंटरप्ट कर दिया। ट्रूनो हेल्ड, सुरमन फैमिली का हेड बटलर। ट्रूनो ने इंटरप्शन के लिए अपॉलॉजी की। यंग मास्टर ने रियलाइज किया कि यह सिचुएशन उसकी टाइम रिवर्सल से पहले वाली रियलिटी से डिफरेंट थी, लेकिन टाइमिंग से लेटर के कंटेंट का अंदाजा हो गया। ट्रूनो ने लेटर की कंटेंट्स एल्जेंड्रो के सामने पढ़कर सुनाई। लेटर में इनविटेशन था किंगडम ऑफ डैरन के सेकंड प्रिंस काइल डैरन के बर्थडे पार्टी का, दिसंबर 1892 में। यंग मास्टर को याद आया कि यह दिन सुरमान फैमिली के फॉल के पजल का लास्ट पीस था। बर्थडे पार्टी के रात वो कैरेज में बोर्ड होकर यौन कर रहा था। ट्रूनो ने पूछा क्या वो अभी सोकर उठा है, क्योंकि वो पूरी जर्नी में गहरी नींद में था। उसने जस्टिफाई किया कि कॉलिन रात भर उसके कपड़े चूज करने में लगी थी। उसे याद आया कि कॉलिन कितनी एक्साइटेड थी कैपिटल के लिए सूटेबल क्लोथ्स तैयार करने में, और वो इंसिस्ट कर रही थी साथ आने पर। ट्रूनो ने मना नहीं किया क्योंकि एल्जेंड्रो और सीना उनके साथ नहीं थे। मॉन्स्टर होर्ड के टाइमिंग लेकर ट्रूनो भी हैरान था। सुरमान फैमिली का प्राइमरी रोल डार्क जोन के मॉन्स्टर्स को ड्राया कॉन्टिनेंट में क्रॉस करने से रोकना होता है, और एल्जेंड्रो बॉर्डर पर भेजे गए थे इस इशू को हैंडल करने। सीना को अर्जेंट रिक्वेस्ट पर उसकी मदर ने बुला लिया था, जो हस्बैंड की एब्सेंस में फैमिली अफेयर्स मैनेज करती थी। रिफ्यूजल का कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह एक 12 साल का लड़का कैपिटल में अपनी फैमिली रिप्रेजेंट करने निकल पड़ा, जबकि ट्रूनो उसे रियश्योर करता रहा कि डैरन किंगडम में कोई सुरमान के डायरेक्ट लिनिएज को टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने सोचा कि यह पास्ट में सच था। पहले एक सर्वेंट को भेजना ही काफी होता था कंग्रेचुलेशंस देने के लिए, लेकिन अब फैमिली की स्टेटस के गिरने के साथ पर्सनल अटेंडेंस जरूरी बन चुकी थी। उसने एक्सेप्ट किया कि इस सिचुएशन के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। प्रोसेशन रॉयल कैपिटल दरबो पहुंचा और वो कैरेज से उतर गया क्राउड के बीच। प्रिंस काइल ने उसका वेलकम स्माइल के साथ किया, उसे ड्रैगन ऑफ ड्राया कहकर बुलाया। सेकंड प्रिंस काइल डैरन के चेहरे पर कनिंग और कॉन्फिडेंस दोनों थे। ट्रूनो ने फॉर्मली ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की, इनविटेशन पर ऑनर एक्सप्रेस किया
और डैरेन किंगडम की हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक्स दिया। उसने अंदर ही अंदर हॉस्पिटैलिटी का कॉन्सेप्ट मॉक किया, याद करते हुए गेट से पैलेस तक की जर्नी, जहां लोगों की पिटी और कंसर्न से भरी नजरें उसके क्रम्बलिंग सुरमान फैमिली कैरेज पर पड़ रही थी। उसने नोटिस किया कि अफवाहें, जिन्होंने उसे ट्रबल मेकर और डेस्परेट बताया, पूरी तरह स्प्रेड हो चुकी है। सब लोग उसकी फैमिली कोलैप्स की रियलिटी के बारे में बात कर रहे थे। नोबल्स की आंखों में कॉन्टेम्प्ट और हिडन मॉकरी भी क्लियरली विजिबल थी। लेकिन ये सब देखकर उसकी कॉन्फिडेंस और बढ़ गई, तो उसने सीक्रेटली स्माइल की, कंफर्म करते हुए कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। उसने सेकंड प्रिंस को हेजिटेशन और शाइनेस से ग्रीट किया, सोचता हुआ कि क्या वो उनके रिदम के साथ प्ले करना कंटिन्यू रखे। दूसरी तरफ एस्कॉर्ट्स और गार्ड्स ग्रम्बल कर रहे थे कि वे 1 हफ्ते पहले पहुंचे थे पार्टी के लिए, फिर भी यंग मास्टर 5 दिन से अपने रूम से बाहर नहीं निकला। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया क्योंकि उन्हें दूसरे एनवॉयस के साथ मिलने का मौका चला गया था। वो यंग मास्टर का मजाक उड़ा रहे थे कि वो इतना शाय है कि नोबल्स को ठीक से ग्रीट भी नहीं कर पाया। उनकी शिकायतें बढ़ गई, कह रहे थे कि पैलेस में चल रही फेस्टिविटीज का मजा नहीं ले पाए, न खाना, न शराब, न औरतों का साथ। सब उसकी वजह से। तभी उनका एक साथी जोर जोर से सांस लेते हुए दौड़ता हुआ आया और खुशी की खबर सुनाई। यंग मास्टर ने आज के बैंक्वेट में जाने का फैसला कर लिया था। वो उन्हें भी तैयार होने को बोल रहा था। सबके चेहरे खुशी से चमक उठे, जैसे सालों बाद आजादी मिली हो। लेकिन ये खुशी शर्तों के साथ आई। यंग मास्टर ने कहा कि इस बात को इवेंट के वक्त तक सीक्रेट रखा जाए, किसी को भी नहीं बताना, ट्रूनो को भी नहीं। कुछ लोगों को तैयारी की कमी की चिंता थी, पर पार्टी एंजॉय करने की ललक ने सारी फिक्रें मिटा दी। यंग मास्टर ने सोचा था कि बैंक्वेट में जाना उनके कंप्लेंट्स को शांत कर देगा। पास्ट डेज में बिना किसी डिस्टरबेंस के किया गया ट्रेनिंग भी उसके काम आने वाला था। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अटेंडेंस सिर्फ एस्कॉर्ट्स को खुश करने के लिए नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा मकसद था। बैंक्वेट अराइवल सीन। बाहर एक लक्सूरियस कैरेज रुकती है। उसमें से सफेद बालों और लाल कपड़ों वाला एक नौजवान उतरता है। सांस फैटन। हॉल में आवाजें गूंज उठी ने। यंग मास्टर सांस फैटन आ चुके हैं। सांस आदमियों के बीच से कॉन्फिडेंट कदमों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। ट्रूनो उसका स्वागत करता है, बोलता है कि प्रिंस काइल इस अनएक्सपेक्टेड विजिट से जरूर शॉक हो जाएगा। सांस एक मलिशियस स्माइल के साथ आगे बढ़ता है, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। वो पूछता है कि मशहूर रायन सुरमान कहाँ है। ट्रूनो हैरान रह जाता है। सांस अपनी मौकरी जारी रखता है, बोलता है कि सब लोगों ने खबर तो सुन ली होगी, सुरमान फैमिली के डाउनफॉल की। ट्रूनो मन ही मन सोचता है, सांस एक टैलेंटेड मेज जरूर है, 15 साल की उम्र में 5th सर्कल तक पहुंच गया, पर किसी को कोई हक नहीं कि सुरमान फैमिली का अपमान करे। सांस के अपने पास्ट क्राइम्स दिमाग में फ्लैश होते हैं। 7 साल की उम्र से शराब पीना, 12 साल में एक कॉमनर को मार डालना। ऐसा आदमी सुरमान फैमिली का मजाक उड़ा रहा है। तभी चेम्बरलिन जोर से अनाउंस करता है, रायन सुरमान, ड्राया का ड्रैगन, सुरमान परिवार का यंग मास्टर। हॉल में सनसनी छा जाती है। लोगों के चेहरों पर आंखों का नूर बदल जाता है। वो विस्पर करते हैं, कोई डाउनफॉल नहीं हुआ। नोबल ब्लड कभी छुप नहीं सकता। सांस का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि अटेंशन उससे हटकर रायन पर चली गई थी। रायन आगे बढ़ता है और कॉन्फिडेंट टोन में पूछता है, तुम सांस फैटन हो ना? तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। मियर भाई राज से। एटमॉस्फेयर फ्रीज हो जाता है। राज का नाम ही सबको टेंशन में डाल देता है। सांस टीथ ग्राइंड करता हुआ बोलता है, मुझे भी बहुत सारी कहानियां पता है। रायन मुस्कुराते हुए और प्रोवोक करता है, एकेडमी के दिनों की बात छेड़ता है और एक इंसिडेंट याद दिलाता है जब सांस ने एक स्टूडेंट को बुल्ली किया और एक लड़की को हरास किया। और फिर नी स्टोरी का जिक्र करता है। ट्रूनो तुरंत इंटरवीन करता है। सांस ने राज को नी पेन के लिए मेडिसिन दी थी,
लेकिन सांस की आंखों में रेज लपक जाता है। वो जानता था कि सच क्या था। उसका सबसे इंसल्टिंग मोमेंट, फ्लैशबैक, राज का वो टेरिफाइंग ऑरा, कोल्ड टोन में बोलना, तुमने एक लाइन क्रॉस कर दी। सांस याद करता है अपनी बेइज्जती, जब वो राज के सामने घुटनों पर गिर गया था, माफी मांगते हुए। और राज ने वार्निंग दी थी कि अगर लड़की से सच्चे दिल से माफी नहीं मांगी तो अंजाम भयानक होगा। राज के नीचे दबती हुई ब्लू मैजिकल ऑरा और सांस का टूट गया कॉन्फिडेंस। एंड सांस अंदर ही अंदर रहा। वो मुझे थ्रेटन कर रहा है, ये गुस्सा मेयर प्लान की सीट बनेगा। सांस एकदम से अपनी सोच से बाहर आया। वो चीख रहा था, दोनों हाथों से सर को पकड़कर, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। वो खुद को याद दिलाता रहा कि ये वक्त कंट्रोल खोने का नहीं है, उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना ही होगा। उसने कसम खाई कि चाहे वो राज से बदला लेने में ना कामयाब हो, लेकिन कम से कम अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए चुप करा देगा। उसने अपना पसीना पोंछा और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। एक वादा कि बहुत जल्द एक बहुत ही बेरमी भरा अंजाम तय है। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और सांस ने एंट्री की परमिशन दी। हेड बटलर ट्रूनो हेल्ड अंदर आया। एक खूबसूरत, शानदार डेकोरेटेड कैरेज के बीच, रात के अंधेरे में। सांस ने हल्का सा सार्केस्टिक टोन में कहा कि ये सीक्रेट मीटिंग का वक्त इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जब सामने वाली शख्सियत का वजन सोचा जाए। कैरेज चल रही थी और सांस अपने दिमाग में पार्टी की पूरी रात को दोबारा जी रहा था। हर एक चीज बिल्कुल उसी तरह गई जैसे उसने प्लान किया था। उसने सफल तरीके से अपनी पहले की बुरी इमेज को मिटा दिया, रूमर मॉन्गर की छवि को तोड़ दिया और एक अनलकी, टैलेंटलेस एयर का परफेक्ट रोल प्ले किया, जिसे नाइट या मेज स्किल्स की कमी ने बर्बाद कर दिया। उसी ड्रामा ने सांस फैटन को पूरी तरह उसका जाल में फंसा दिया। ट्रूनो ने उसके थॉट्स को इंटरप्ट किया, तारीफ करते हुए बोला कि यंग मास्टर का बैंक्वेट के अंदर बिहेवियर देखकर उसके अंदर एक उम्मीद की चिंगारी जगी है कि सुरमान फैमिली की फ्लेम ऑफ होप अभी भी जिंदा है। हालांकि सांस नोबल्स के साथ रिलेशंस बनाने में फेल हुआ और फैटन फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया, पर ट्रूनो फिर भी क्लियरली एक्साइटेड था, स्पेशली सांस फैटन के सामने उसकी फियरलेस एक्शंस को देखकर। अचानक सांस की आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने बिना वार्निंग के एक स्पेल एक्टिवेट किया, साउंड आइसोलेशन बैरियर। ट्रूनो शॉक हो गया और पूछने लगा कि ये सब किस लिए। सांस शांति से उसके वर्ड्स रिपीट करता है, अगर तुम वाकई मानते हो कि होप की फ्लेम नहीं बुझी, तो तुमने सुरमान फैमिली को धोखा देने का फैसला क्यों लिया? ट्रूनो का चेहरा सफेद पड़ गया, पसीना बहने लगा। सांस ने उसके क्राइम्स को डेंजरस और अनफॉरगिवेबल बता दिया। ट्रूनो की आवाज कांपने लगी, पूछने लगा कि मास्टर क्या कहना चाहते हैं, पर सांस ने कामली करेक्ट किया, शायद ये क्राइम्स माफ किए जा सकते हैं, बस एक वजह से, तुमने ये सब फैमिली के फायदे के लिए किया। ट्रूनो स्टन था, पूछा, आपको कितना पता है? सांस ने जवाब दिया, सब कुछ, और इसीलिए तुम्हें एक और चांस मिलेगा। ध्यान से सुनो जो मैं कहने वाला हूं, और फिर तुम खुद फैसला करना। ट्रूनो का हार्ट बीट डेंजरसली फास्ट हो गया। जैसे जैसे सांस अपना प्लान देता गया, शौक बढ़ता गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़का ये सब कैसे सोच सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक ओवरवेलमिंग डिजायर था अपने मास्टर के लिए चीयर करने का। सांस बस शांति से उसे देख रहा था। उसने कहा कि वो जानता है ट्रूनो का डिसीजन क्या होगा, क्योंकि ट्रूनो पहले ही रॉयल पाथ से अलग हो चुका था। ट्रूनो ने सोचा, ये बच्चा कैसे इतनी कॉन्फिडेंस से स्माइल कर सकता है जब वो जानता है कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर समझ गया, वो स्माइल नहीं थी, वो एक खौफनाक किलिंग इंटेंट था जो सीधे रीढ़ की हड्डी तक सर्दी पहुंचा रहा था। तभी कैरेज एकदम से रुक गई। नाइट ने चिल्लाकर पूछा क्या हुआ, और उसने देखा ड्राइवर मरा हुआ पड़ा था, पॉइजन से। नाइट ने वार्निंग दी,
पॉइजन अटैक, एम्बुश। मना इन्फ्यूज्ड एरोज रेन की तरह कैरज पर बरसने लगे। कमांडर चिल्लाया, कैरज को प्रोटेक्ट करो, बैरियर्स एक्टिवेट करो। सबको शॉक तब लगा जब पता चला यंग मास्टर कैरज से गायब हो चुका था। कमांड स्टंड, ये क्या हो रहा है? और दूर एक घोड़ा तेज रफ्तार से भागता हुआ दिखा। उस पर ट्रूनो था और उसके साथ वह। जब घोड़ा बिजली की तरह जमीन को चीरते हुए दौड़ रहा था, रायन की आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस एक के बाद एक फ्लैश होने लगे। डार्कनेस इफेक्ट्स एक्टिवेटेड, सेंस अनोमली डिटेक्टेड, फिजिकल डिटेरियोरेशन अप्लाइड। उसने वक्त का अंदाजा लगाया और समझा कि स्टेटस इफेक्ट स्पेल्स रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा थे। इससे वो तुरंत समझ गया कि सुरमान फैमिली के गार्ड्स अब तक पूरी तरह फ्रेंजी में होंगे। उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। पिछली जिंदगी में वो इसी तरह किडनैप हुआ था और उसकी फैमिली ने एक एक पैसा और ताकत खर्च कर दी थी उसे ढूंढने में, क्योंकि वो उनका आखिरी वारिस था। इस पागल सर्च के चक्कर में उनकी फैमिली का धन दौलत टूट गया और सब कुछ धीरे धीरे तबाह हो गया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इस बार रायन ने फैसला किया था कि ये किडनैपिंग उसके प्लान का हिस्सा बनेगी। उसने इस इंसिडेंट का टाइम बदल दिया था और इसे फैमिली कोलैप्स के इल्यूजन को मजबूत करने का टूल बना दिया। उसने पहले ही ट्रूनो को समझा दिया था कि फैमिली एक क्रिटिकल स्टेज पर खड़ी है और अगर वो इस वक्त फैमिली को बचाने के लिए ओपनली कोशिश करेगा तो बाकी नोबल फैमिलीज खुद को थ्रेट महसूस करेंगी और एक होकर सुरमान फैमिली को कुचल देंगी। इसी वजह से उसने जानबूझकर सुरमान के ओमेन की अफवाह फैलाई ताकि लोग उसे एक कमजोर और बेअसर वारिस समझें जो किसी के लिए भी खतरा नहीं है। इससे उसके दुश्मनों की हिफाजत कम हो जाएगी। पर वो जानता था कि फेटन फैमिली अलग है। वो सुरमान के बीज को खत्म करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। इसलिए रायन ने उनकी दुश्मनी का भी फायदा उठाने का प्लान बनाया, खासकर जब सांस फेटन उसकी प्रोवोकेशन में आ चुका था। उसे यकीन था कि उनके अटैक का परफेक्ट वक्त यही था। कैपिटल से वापस लौटने के दौरान उसने ट्रूनो से पूछा था, तुम बताओ, क्या हम इस इंसिडेंट को सुरमान फैमिली के पूरी तरह गिरने का मोमेंट बनाएंगे या फिर नई शुरुआत का सिग्नल? अब प्रेजेंट मोमेंट में सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बजा। मैजिक स्टैटिस्टिक्स और ब्लू अर्थ टेक्निक नेगेटिव इफेक्ट्स का रेजिस्ट कर रही थी। यह देखकर रायन संतुष्ट था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन उस वक्त ट्रूनो की पछतावा भरी आवाज सुनाई दी। माफ कीजिए यंग मास्टर, रायन ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया। प्लान के मुताबिक एकदम सही तरीके से मूव करो। यही तुम्हारा एकलौता चांस है माफी कमाने का। इसी दौरान सिस्टम ने फिर नोटिफाई किया कि ऑल स्टैट्स 20 पर रीच कर चुके हैं और सेंसेस स्टैट अनलॉक हो गया है। उसके चेहरे पर डीप सेटिस्फैक्शन का एक हल्का सा मुस्कुराहट उभरी। पहला ग्रोथ कंडीशन पूरा हो चुका था। चांदनी रात के नीचे सांस फेटन ने ट्रूनो की तारीफ की, लेकिन ताना मारते हुए बोला कि उसे यकीन नहीं था कि ट्रूनो खुद डील कंप्लीट करने आएगा, जबकि ये सिर्फ अपने ही सोल्जर्स बेचने का मामला था। ट्रूनो ने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, आप मुझे इस कुत्ते की तरह देखते हैं जो अपने मलिक को काट लेता है। जब आपने गद्दारी का रास्ता चुना है तो नतीजे भी छुपछाप स्वीकार कीजिए। सांस ने फिर असली प्राइस रिवील किया, बताते हुए कि इंफॉर्मेशन असंगा फैमिली ने प्रोवाइड की थी। ट्रूनो को शक हुआ, लेकिन सांस ने उनका स्टेटस और नाम याद दिलाया। पूरे ड्राया कॉन्टिनेंट में सबसे मशहूर असैसिन्स, जिनके लिए गलत इंफॉर्मेशन बेचना नामुमकिन था। ही एक्सप्लेन्ड कि द स्क्रॉल में कंफर्म्ड साइटिंग्स थी सुरमान परिवार के लापता सीधे वारिसों में से। रायन ने अंदर से रियलाइज किया कि यही वो असली रीजन था जिसकी वजह से ट्रूनो ने फैमिली को बीट्रे किया। हेड बटलर ने उस जैसे इनकॉम्पिटेंट डायरेक्ट एयर को बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि मिसिंग बड़े भाइयों का पता लग सके। वो लोग जो वाकई सुरमान फैमिली को लीड करने की कैपेबिलिटी रखते थे। उसे पूरा यकीन था कि चाहे इंफॉर्मेशन सोना के पास भी होती, ट्रूनो उसे हासिल नहीं कर पाता,
क्योंकि फेटन फैमिली अपनी इमेंस वेल्थ से उनसे पहले उसे खरीद लेती। सांस ने मीटिंग को ठंडी आवाज में एंड किया, ट्रूनो का मिशन खत्म होने का अनाउंसमेंट करते हुए, और उसे ट्रेटर कहकर बुलाया। ट्रूनो ने उसे प्रॉमिस पूरा करने की जरूरत याद दिलाई। सांस ने एक स्लाई स्माइल के साथ प्लेज किया कि वो उन सोल्जर्स को वापस करेगा जो सुरमान फैमिली को बेचे गए थे, बगैर किसी नुकसान के। जब प्रोसेशन दूर चला गया, एक सबॉर्डिनेट ने पूछा कि क्या उन्हें ट्रूनो को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सांस ने मना कर दिया। उसके हिसाब से ट्रूनो का वापस जाना कोई डेंजर नहीं था, क्योंकि उसकी फेट वैसे भी इनेविटेबल फेलियर थी। सांस को पूरा यकीन था कि सुरमान फैमिली अब समझ चुकी होगी कि डिजास्टर का असली वजह ट्रूनो ही था, और उसका वापस जाना उसके ग्रैंड प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी था। फिर सांस ने डिसाइड किया कि वो रायन को खुद हैंडल करेगा, और ग्लोटिंग इंटेंशन के साथ अंदर घुसा। उसने सार्कास्टिक वर्ड्स से रायन को कोमा से जगाया, पूछते हुए कि क्या उसने अपनी करंट सिचुएशन को समझना शुरू किया। सांस डायरेक्ट एयर को इस मिजरेबल वीकनेस और ह्यूमिलिएशन में देखकर हंसने लगा। रायन ने कंफ्यूजन प्रेटेंड की और सांस से पूछा कि वो क्या कर रहा है। सांस ने उसका मजाक उड़ाया कि इतनी क्लियर सिचुएशन के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा, और पॉइंट किया कि उसने सुरमान फैमिली की रिवियर्ड लिनिएज को किडनैप किया है। राय ने उसे थ्रेटन करने की कोशिश की, पूछते हुए कि क्या उसे अपने किए के कॉन्सिक्वेंसेस का आइडिया है, लेकिन सांस जोर से हंस पड़ा, उसके थ्रेट अटेम्प्ट का मजाक बनाते हुए। सांस ने सार्कास्टिकली उसे बैंक्वेट वाली पहली बात याद दिलाई। फिर वो उसके करीब आया, बोलता हुआ कि शायद उसने अपने भाई रस से कुछ कहानियां सुन ली होंगी, और उसी वक्त एक सडन अटैक से उसे कॉट ऑफ गार्ड कर दिया। उसने पंचेस और किक्स बरसाए, उसे ब्रूटल तरीके से मारा, ये कहकर कि काश उसका बाप और भाई सब मर गए होते, और उसे पनिश किया कि उसने फेटन फैमिली को चैलेंज करने की हिम्मत की। रायन उन सब ब्लोज को टॉलरेट कर रहा था। उसकी आंखों में एक मिस्टेरियस ग्लिंट चमक रही थी। सांस ने चिल्लाकर उसे अपनी अराइवल का असली रीजन बताया कि वो गार्ड से घिरा हुआ और अपनी कैरेज के अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ आया था, और ट्रूनो ही था जिसने उसे बेचा। सांस ने क्रूअली एक्सप्लेन किया कि उसे सिर्फ एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बदले बेचा गया, उसके भाइयों के बारे में। सांस ने अपने हाथों को ग्लोटिंगली स्प्रेड किया, एश्योर करते हुए कि अब इस दुनिया में कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, एक डिमोनिक स्माइल के साथ बताते हुए कि जो होने वाला है वो फेटन और सुरमान फैमिली के बीच एक ग्राइंडिंग वॉर की शुरुआत है, और ये किडनैपिंग ऑपरेशन उस वॉर का कॉर्नरस्टोन है। रायन के मुंह से खून बह रहा था, फिर भी उसने उसे एक चैटर बॉक्स फूल कहा। अचानक ही सांस की आंखें शौक से फट गई, क्योंकि उसने रायन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल देखी, और एक चमकता हुआ हरा मैजिक सर्कल सक्रिय हो गया। मैजिक सर्कल ने उसे सराउंड कर लिया, और रायन ने पियर्सिंग गेज के साथ अनाउंस किया कि वो ड्राया कॉन्टिनेंट वापस आने के दिन से स्पेसिफिक मोमेंट का वेट कर रहा था। सांस शॉक की इंटेंसिटी से स्टैमर करने लगा। पैनिक में उसने अपने बॉडी को एग्जामिन किया, वंडरिंग कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो कुछ फील क्यों नहीं कर पा रहा। फिर उसने गलत अंदाजा लगा लिया कि ये सब ड्रामा सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स खरीदने की डेस्परेट कोशिश है। रायन ने स्माइल किया और उसे स्टुपिड बोला, याद दिलाते हुए कि उसने पहले भी कहा था कि वो बहुत बोलता है। जब सांस रिप्लाई करने लगा, एक मैजिक सर्कल उसकी नेक के अराउंड एक्टिवेट हो गया। सांस ने पैनिक में अपनी गर्दन पकड़ी जब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी वॉइस कंप्लीटली गायब हो गई है, वो बोल ही नहीं पा रहा था। राय ने कोल्डली रिवील किया कि ये मैजिक साइलेंस सर्कल है जो हाई सर्कल मैजिक को पूरी तरह सील कर देता है। सांस साइलेंस में चोक कर रहा था, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हुए। राय ने मॉकिंगली पूछा कि कैसा लगता है एक मेज को।
जब वो चांस रिसाइट ही नहीं कर सकता, सांस ने डेस्परेट अटेम्प्ट में मना गैदर करने की कोशिश की। उसे समझ आया कि उसका लास्ट ऑप्शन सिर्फ वो मैजिक था जिसे चांट की जरूरत नहीं होती, जैसे फायरबोल्ट, अपने फादर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के चलते कि वो रायन को मार नहीं सकता, और थर्ड सर्कल की लिमिट से रिस्ट्रिक्टेड होते हुए सांस ने फायर अटैक लॉन्च किया। रायन ने स्टेडी एक्सप्रेशन के साथ अटैक फेस किया, सोचते हुए कि यह सांस की फैटल मिस्टेक थी। वो रेडी था अपनी एक टांग टूटने को टोल के रूप में देने के लिए, और यह भी कि उसका बाप इस पर गुस्सा नहीं होगा। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें अनाउंस हुआ कि उसने फायरबोल्ट रेजिस्ट करने में सक्सेस हासिल की। रायन ने सार्कास्टिकली पॉइंट किया कि सांस का तीसरा सर्कल स्पेल यूज करना उसकी लास्ट चांस का अल्टीमेट वेस्ट था। सांस का फेस पेल हो गया और उसके चेहरे पर पसीना आ गया। सांस ने फिर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन रायन ने मना किया कि वह सिर्फ अटैक्स रिसीव नहीं करेगा। जब सांस का हाथ इंटेंस ब्लू मना से ग्लो कर रहा था, रायन ने ब्लू मैजिक सर्कल्स के थ्रू मना डिस्पर्शन एक्टिवेट की। उसकी मैजिक को क्रेडल में ही डिसोल्व कर दिया। उसने सांस को फूल कहा कि स्पेसिफिक लेवल का कोई भी मैजिक उसके सामने इमीडिएटली नलिफाई हो जाता है। सांस को कंक्लूजन हुआ कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक डैगर निकाल ली फाइट के लिए। रायन के चेहरे पर विक्ट्री और कॉन्फिडेंस की स्माइल चमकी जब उसने एक ही ब्लो में वो आयरन शैकल्स तोड़ दिए जिनसे वो बंधा हुआ था। उसने स्टंट सांस से पूछा कि क्या वो सरप्राइज हुआ, एक्सप्लेन करते हुए कि चेन्स तोड़ना अब उसके लिए चाइल्ड्स प्ले है। फिर उसने रिवील किया कि सरप्राइज सिर्फ 2 मैजिक सर्कल्स तक नहीं रुकता। उसने थर्ड सर्कल एक्टिवेट किया, पैरालिसिस, वायलेंट इलेक्ट्रिक फ्लैशेस सांस के बॉडी में गुजर गए, उसे पेन और टेरर में चिल्लाने पर मजबूर करते हुए। अंत में रायन उसके ऊपर प्राउडली खड़ा हुआ जब सांस बेजान ग्राउंड पर पड़ा हुआ था। रायन ने कोल्डली ऑर्डर दिया कि वो होश में आए और आसपास देखे, अनाउंस करते हुए कि इस बार रोल्स कंप्लीटली रिवर्स हो चुके हैं। सांस धीरे धीरे कॉन्शियसनेस रीगेन करता हुआ पाया कि रायन उसके सामने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था, हाथ में डैगर को कैजुअली घुमाते हुए। जैसे ही सांस होश में आया, वो आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि कोमा में इतने दिन लगा दिए कि उसे लगा था सांस खुद ही उठ जाएगा। फिर उसने व्यंग्य में सांस की चाकू की क्वालिटी की भी तारीफ की। सांस ने होश आते ही महसूस किया कि वो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है जो छत से लटक रही थी, और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो बोल भी पा रहा है। जब उसे समझ आया कि ये सिर्फ साधारण लोहे की जंजीरें हैं, मना सीलिंग रिस्ट्रेंट्स नहीं, तो उसने तुरंत रायन को बेवकूफ कहा कि एक मैच को बिना मैजिकल रिस्ट्रेंट्स के कैसे छोड़ दिया। मौका देखते ही उसने विंड ब्लेड स्पेल डालकर खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन आजादी के बजाय एक भयानक दर्द से भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। रायन ने ठंडी आवाज में पूछा, अब बताओ बेवकूफ कौन है? दर्द से सांस का पूरा शरीर कांपने लगा। तभी उसने देखा कि उसके शरीर पर हर जगह चमकती हुई हरे रंग की अजीब सी लाइनें बनी हुई थी। रायन ने बताया कि उसके बेहोश रहते हुए उसने चाकू से उसके पूरे शरीर पर मैजिक सर्कल काट दिए थे। सांस डर के मारे सुन्न रह गया जब रायन ने समझाया कि ये एक फॉरबिडन आर्ट है जिसे ब्लड सर्कल कहते हैं, जिसमें जादुई चिन्ह सीधे शरीर की त्वचा पर काटे जाते हैं जो हमेशा के लिए निशान छोड़ते हैं। यह तरीका आमतौर पर तभी इस्तेमाल किया जाता है जब किसी पीड़ित को जबरदस्ती एक अवेकनिंग स्पेल से जगाया जाता है। रायन ने उसे याद दिलाया कि कुछ साल पहले सांस ने भी यही तरीका एक 12 साल के बच्चे पर इस्तेमाल किया था। घबराकर सांस ने पूछा कि रायन को यह निषिद्ध जादू कैसे आता है, जबकि रिपोर्ट साफ कहती है कि वो मना इस्तेमाल नहीं कर सकता। रायन ने शांति से जवाब दिया कि उसने ये सब अपनी पिछली जिंदगी की यादों
और एडॉन की दुनिया के अनुभव से सीखा है। 3 महीने पहले जब उसे मनालिंग की मेथड मिला तो उसने सबसे पहले अपनी कंसीलमेंट स्किल को मैक्स किया। उसके बाद नई स्किल्स हासिल करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे एडॉन में मैजिक सर्कल्स का राज पता था। हर स्किल का अलग मैजिक सर्कल होता है जो मना से एक्टिवेट होता है। सिर्फ मास्टरिंग खिलाड़ी ही इन सर्कल्स को देख सकते हैं, और रायन को अपनी पिछली जिंदगी के सारे सर्कल याद थे। उसे न पढ़ने की जरूरत थी, न ट्रेनिंग की, सिर्फ मना और एलिजिबिलिटी। ये सब हासिल करने के बाद ही रायन सुरमान पैलेस से कंसीलमेंट स्किल की मदद से चुपके से बाहर निकल गया था। उसे वेयरहाउस का हर कोना याद था, इसलिए सांस फैटन को फंसाने के लिए उसने सारे ट्रैप्स और स्किल्स पहले से तैयार कर रखे थे। रायन ने सांस का तंज कसकर शुक्रिया भी किया कि वो इतनी आसानी से ट्रैप में आ गया। उसने बताया कि जो मैजिक सर्कल अभी सक्रिय हुआ है वो असल में सांस द्वारा दूसरों को दिए गए दर्द को कई गुना बढ़ाकर उसी पर वापस लाने के लिए बनाया गया था, और अब सांस वही दर्द महसूस करेगा। सांस पागलों की तरह चीखने लगा और रायन से बार बार इसे रोकने की भीख मांगने लगा। कुछ देर बाद रायन ने खून से सनी चाकू घुमाई और कहा, चलो अब इसे खत्म करते हैं। सांस को लगा कि यातना खत्म होने वाली है और उसने शुक्रिया कहना शुरू कर दिया, लेकिन रायन ने एक डरावनी मुस्कान के साथ इनकार कर दिया। डरे और गुस्से में सांस ने धमकी दी कि फैटन परिवार के लोग कभी भी पहुंच सकते हैं और रायन को भाग जाना चाहिए। उसने उनकी सटीक टाइमिंग भी बता दी, 1 हफ्ते बाद, जिससे रायन चकित हुआ कि उसे ये कैसे पता। रायन ने बताया कि सांस ने जानबूझकर अपनी वापसी 1 हफ्ता देर से तय की थी, ताकि वो रायन को अकेले में यातना दे सके, और अपने आदमियों को भी वही समय बताया था। तभी सांस को समझ आया कि रायन कभी भी कैरेज में बेहोश नहीं था। सांस ने झूठ बोलकर जान बचाने की कोशिश की कि उसके आदमी कभी भी आ सकते हैं। रायन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या फैटन के लोग पहले से सूचना देकर आते हैं? और बोला कि अगर वो सच बोल रहा होता तो चुप रहता और अपने लोगों के आने तक जिंदा रहने की भीख मांगता। आखिर में रायन ने बताया कि कौन आने वाला है। उसके अपने कबीले का सीधा एलीट यूनिट, जिसे फैटन्स फिंगर्स कहा जाता है, और सांस दर्द से तड़पता हुआ चीखने लगा। रीइंफोर्समेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन रियान उन्हें इग्नोर करता है और सीधा उसके मुंह पर पंच मारता है, उसे परमानेंटली चुप करा देता है। उसके सीने पर बना ब्लड मैजिक सर्कल तेजी से चमकता है और यातना फिर से शुरू हो जाती है। लड़का कहता है, चिल्लाते रहना, और वादा करता है कि आज के बाकी समय उसे टच नहीं करेगा। संस रियान का नाम चिल्लाता है, उसकी आवाज में पूरा हेट और दर्द भरा होता है। प्रोटैगनिस्ट अपने आने वाले मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी करता है। उसे फैटेंड हाउस के एलीट का सामना करना है और गलती की कोई जगह नहीं है। 1 हफ्ते बाद नारंगी आसमान के नीचे रीइंफोर्समेंट्स आखिरकार उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। हुडेड मैन पूछते हैं, क्या यही जगह है? और एक कंफर्म करता है, हाँ, 1 हफ्ता हो चुका है जब से संस ने उस लड़के का अपहरण किया था, और तब से कोई संपर्क नहीं हुआ। टीम लीडर पूछता है कि क्या किसी और ने जगह को अप्रोच किया था। गार्ड्स जवाब देते हैं कि कोई नहीं आया, हर रास्ते पर निगरानी रखी जा रही थी। बैंगनी ऑरा के साथ लीडर चिंता करता है कि संस शायद टॉर्चर में लिमिट क्रॉस कर गया होगा। वो अपना स्टाफ उठाता है और याद करता है कि ऑर्डर था सरमन ब्रैड को जिंदा वापस लाना। वो ऐलान करता है, मैं अंदर जा रहा हूं। एक गार्ड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। लीडर कहता है, फैमिली हेड के ऑर्डर्स एब्सोल्यूट होते हैं फिंगर्स के लिए, और बैंगनी मैजिक से डंगन का दरवाजा ब्लास्ट कर देता है। वो फैसला करता है कि वो अकेला ही अंदर जाएगा और अपने आदमियों को बाहर रुकने का हुक्म देता है। सख्त नजरों से कहता है कि वे सिर्फ इंटरफियर करेंगे और उन्हें ओबे करना होगा। लीडर अंधेरे डंगन में एंटर करता है, बहुत सावधानी से आगे बढ़ता हुआ। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता है और महसूस करता है कि कुछ गलत है।
वो एक सिनिस्टर प्रेजेंस सेंस करता है, लेकिन कोई मना डिटेक्ट नहीं होता। अचानक दीवारों पर मल्टीपल मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाते हैं। वो चौंक कर डैश करता है, ट्रैप से बचने की कोशिश करता है। बेबस होकर वो बैरियर तोड़ते हुए अपने ऊपर आने वाले मैजिक अटैक से खुद को शील्ड करता है। उसे समझ आ जाता है कि सन्स के साथ कुछ उल्टा हो चुका है। वो एक डिटेक्शन स्पेल कास्ट करता है। वो सोचता है कि ये ट्रैप्स शायद कनेक्टेड मैजिक सर्कल नेटवर्क से एक्टिवेट हो रहे हैं। जिसने भी ये सेटअप किया है वो उस लेआउट को परफेक्टली जानता है और मैजिक में बेहद स्किल्ड है। वो शक करता है, क्या ये सरमन हाउस का काम है या कोई थर्ड पार्टी? टाइम बर्बाद किए बिना वो डबल एड बैरियर बना लेता है। वो कसम खाता है, मुझे नहीं पता किसने ये ट्रैप लगाए, लेकिन वो इसकी कीमत चुकाएगा। वो कसम खाता है कि जो भी फैटेंड हाउस के फिंगर से टकराया है उससे बदला लेगा। अंत में वो डंगन के सबसे नीचे पहुंचता है और एक खौफनाक नजारा देखता है। फर्श खून से फिसलन भरा है, हवा भारी है, सन चेन से लटका हुआ है, उसका शरीर जख्मों से ढका हुआ है। लीडर पहले वार करने वाला होता है, फिर समझ जाता है कि यंग मास्टर खतरे में है। वो अपनी मैजिक से चेन तोड़ता है, बैंगनी एनर्जी से बंधन टूट जाते हैं। सन्स फर्श पर गिर जाता है, पूरी तरह टूटा हुआ। लीडर उसके पास दौड़कर जाता है। यहां क्या हुआ? सन्स रोते हुए बताता है, दर्द और बेइज्जती से भरा हुआ। लीडर उसके जाम चेक करता है और सन्स फैटन का मैजिकल सिग्नेचर पहचानता है। वो शौक में फुसफुसाता है, यहां क्या हुआ? फिर उसकी नजर कोने में बंधे हुए प्रोटैगनिस्ट पर पड़ती है। वो जल्दी से एक रिकवरी पोशन निकालता है यंग मास्टर को बचाने के लिए। उसे समझ आ जाता है, रेस्क्यू ही दुश्मन का असली मकसद नहीं था। लड़का बेट है, लेकिन वो सन्स को छोड़ नहीं सकता। सन्स रियान की ओर उंगली करके कहता है, वही है जिसने मुझे इस हालत में छोड़ा। आंखों में आग भरकर वो कन्फर्म करता है, ये सब रियंस सरमन का काम है। लीडर प्रोटैगनिस्ट की ओर गंभीर और शक्की नजर से देखता है। वो 7 सर्कल स्पेल इस्तेमाल करने लगता है उसे परमानेंटली इमोबिलाइज करने के लिए। तभी रियान बोलता है, तुम ज्यादा कॉशियस हो, और अचानक सरप्राइज अटैक करता है। लीडर एक फायरबॉल लॉन्च करता है, लेकिन नोटिस करता है कि लड़का अब बंधा हुआ नहीं है। वो चौंक कर समझता है, इल्यूजन स्पेल। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उसकी इनकेंटेशन अचानक कैंसल हो जाती है और पेनफुल बैकलैश होता है। रियान ताना मारता है, ग्रेट मेज हो, जल्दी रिकवर कर लोगे। लड़का रिवील करता है कि वो क्लोन्स का इस्तेमाल करके डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और कहता है, पहले मुझे डील करना चाहिए था। लीडर गुस्से से पागल हो जाता है। अपने स्टाफ से वो एक विशाल बैंगनी मैजिक सर्कल बनाता है। गुस्से में चिल्लाता है, तू इल्यूजन मास्टर के सामने इल्यूजन इस्तेमाल करेगा? वो इल्यूजन डिस्पेल मैजिक यूज करता है। बैंगनी एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। क्लोन्स डिसोल्व हो जाते हैं। असली रियान सामने आ जाता है। प्रोटैगनिस्ट डैगर के साथ चार्ज करता है, क्लोज कॉम्बैट के लिए तैयार। लीडर तेजी से डॉज करता है और काउंटर पोजीशन ले लेता है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, पूरी तरह बैटल रेडी। रियान एक ब्रूटल किक मारता है, लीडर दीवार से जाकर टकराता है। लीडर शॉक में चिल्लाता है, इम्पेडेंट ब्रैट। वो खुद को संभाल कर खड़ा होता है और एक भारी वार रियान पर करता है। रियान हवा में उछल जाता है। स्मर्क के साथ लीडर कहता है, क्या तू सोचता है मुझ पर जंप ले सकेगा? वो फायरबॉल कॉन्जूर करता है, मैं तेरा आधा चेहरा पिघला दूंगा। वो ठंडे स्वर में कहता है, इल्यूजन तेरा आखिरी ट्रिक था, अब तेरी गेम खत्म। और जहरीली हंसी के साथ पूछता है, तुम लोग फैटेंड हाउस के फिंगर्स को इतना कम क्यों समझते हो? अचानक उसे फ्लोर पर पड़ा हुआ डैगर दिखाई देता है और उसके दिल में एक अपशकुंसा एहसास जन्म लेता है। वो तुरंत साइड में नजर घुमाता है और देखता है कि सन्स पीछे से नफरत से भरे चेहरे के साथ हमला कर रहा है। डैगर सीधे लीडर की गर्दन में धंस जाता है। लीडर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उस पर ऐसा सरप्राइज अटैक होगा। सन्स उसे जकड़ते हुए फुसफुसाता है, तेरी एरोगेंस अब बर्दाश्त के बाहर है।
अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो पूछता है, तूने कभी सोल ट्रांसफरेंस के बारे में सुना है? तभी रियाज सच बताता है कि असली सन की आत्मा अभी उसी के बेहोश शरीर के अंदर कैद है। ब्लड मैजिक सर्कल सिर्फ दर्द बढ़ाने के लिए नहीं था, उसमें और भी मंत्र छुपे हुए थे। उसका असली ट्रम्प कार्ड एक ऐसी भयानक मैजिक थी जो आत्मा को ट्रांसफर करके दूसरे शरीर को कंट्रोल कर सकती थी। लीडर अपनी मैजिक से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से उसका शरीर जाम हो जाता है और हर मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। तभी एक जबरदस्त फायर एक्सप्लोजन होता है, दीवार का एक हिस्सा उड़ जाता है और लीडर बुरी तरह घायल होकर फ्लोर पर गिर पड़ता है। लीडर का मास्क टूट जाता है और उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाती है। अब सन की बॉडी में मौजूद अकय रायन आगे बढ़ता है और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखता है। उसके शरीर के चारों ओर हरी और पीली आभा घूम रही होती है। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वो कहता है, आखिरकार मैंने अपना टारगेट कैप्चर कर लिया। एके फ्लोर पर पड़ा होता है, घायल, बेबस और प्रोटैगनिस्ट के सरप्राइज अटैक के सामने बिल्कुल हेल्पलेस। रियन एक नीली पोशन निकालता है और अपनी नई बॉडी पर उड़ेल देता है। वो लिक्विड उसके घावों को भरने लगता है और शरीर को मजबूत कर देता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, पेन रेजिस्टेंस स्किल क्रिएट और एनहांस हो चुकी है। उसे दर्द महसूस होता है, लेकिन वो हल्की हंसी के साथ कहता है, दर्द हो रहा है, लेकिन जरूरी था। मुझे एके से हिट खाना ही था। आंखों में आंसू होते हुए भी वो टूटने के बजाय खुद को और सख्त बना लेता है। अपने बदले की योजना के अगले स्टेप के लिए वो जोर से चिल्लाता है, मैं सफल हो गया। मैंने फैटन के एक फिंगर को हंट कर लिया। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है। सिस्टम बताता है, मिशन कंप्लीट। लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसे मिशन की सारी डिटेल समझ नहीं आती, लेकिन इतना बड़ा लेवल अप देखकर वो अंदर से खुश हो जाता है। विंडो पर लिखा आता है, रेन सर्मन, पावर लेवल 15, सीधे लेवल 2 से लेवल 15 तक की छलांग। वो समझ जाता है कि अब कुछ काम बेहद अर्जेंटली करने होंगे। अचानक फ्लोर पर एक रेड मैजिक सर्कल उभर आता है। वो एजी की बॉडी को घसीटकर सर्कल के बीच में रखता है और अपना रिचुअल शुरू करता है। ये रिचुअल तय करेगा कि वो अपने प्लान्स को कितनी तेजी से एक्सेलरेट कर सकता है। ये सर्किट्स शरीर पर नहीं, बल्कि आत्मा पर उकेरे जाते हैं, और वही उसकी असली ताकत का राज छुपा है। इसी वजह से सन की बॉडी में होने के बाद भी वो अपनी ओरिजिनल मैजिक यूज कर पा रहा है। वो अपनी मैजिक पावर उन सर्किट्स में भर देता है और सुनहरी ऊर्जा जोर जोर से बहने लगती है। मैजिक के भारी इस्तेमाल की वजह से उसका लेवल गिरता है, लेकिन उसका फोकस जरा भी नहीं डगमगाता। तुरंत सिस्टम अनाउंस करता है, लेवल 5 डिक्रीज, और साथ ही एक और हिडन कंडीशन भी पूरी हो चुकी होती है। वो एक नई ताकत अनलॉक कर चुका था। हिडन क्लास एक्वायर्ड, शैडो क्लास, एक बेहद सीक्रेट असैसिन क्लास जो सिर्फ उनके लिए होती है जिनमें खास एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं। उसने रिचुअल पूरी तरह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, लेकिन अब उसके पास जितने लेवल बचे थे उनसे उसे ये प्रक्रिया अभी 2 बार और करनी थी। ऊपर टावर पर नीली बिजली, ब्लू लाइटनिंग जोर से गिरी। जैसे ही वो अपने खतरनाक और महत्वाकांक्षी प्लान को आगे बढ़ाने लगा, बिजली की ऊर्जा डंगन के अंदर तक फैल गई और अंधेरे कोनों को उजाला करने लगी। नीली आभा से घिरा हुआ वो और भी एडवांस क्लास पाने के लिए रिचुअल जारी रखता रहा। तभी सिस्टम ने घोषणा की, क्लास चेंज सक्सेसफुल। उसने कर दिखाया, वाकई उसने कर दिखाया। उसके सामने कई क्लास कार्ड्स उभर आए। उसकी मेहनत का असली नतीजा 2 प्रयासों में से एक पूरी तरह सफल हुआ और उसे मिल गई एडवांस्ड नेक्रोमांसर क्लास। उसका लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया और अब वो बची हुई लेवल से तीसरी बार क्लास चेंज का रिस्क ले सकता था। इस बार उसका लक्ष्य था एक छिपी हुई बेहद ताकतवर क्लास पाना, फैंटोम क्लास। ये क्लास उसके लिए परफेक्ट थी। उसकी बाकी क्लासेस के साथ
बिल्कुल शानदार तरीके से सिनर्जी बनाती थी। लेकिन समस्या ये थी कि इस क्लास के लिए एक निश्चित सोल साइज चाहिए था। अगर इस लेवल पर वो फेल हुआ तो साइड इफेक्ट्स क्या होंगे उसे खुद नहीं पता था। लेकिन अब हिचकिचाने का समय नहीं था। उसने सब कुछ जोखिम पर लगाने का फैसला किया। वो फिर से रिचुअल जारी रखता है। सिस्टम दोबारा अनाउंस करता है, लेवल डिक्रीज बाय 5। तुरंत उसके शरीर में असहनीय दर्द की एक लहर दौड़ जाती है। बैंगनी रंग की ऊर्जा, पर्पल एनर्जी उसे हिंसक तरीके से घेर लेती है। सिस्टम की चेतावनी गूंजती है, सोल डैमेज्ड, अर्जेंट रिकवरी रिक्वायर्ड। वो पीड़ा में जोर से चीख उठता है। बेकाबू मैजिक उसके शरीर को अंदर से फाड़ने लगती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल उभरता है, क्या तीसरी एडवांस्ड क्लास लेना सच में नामुमकिन है? वो बगल में देखता है, उसका पुराना शरीर तड़प रहा होता है। दर्दनाक यादें एक बाढ़ की तरह उसके दिमाग में भर जाती है। दोस्तों की मौत, परिवार का तबाह हो जाना। उसे एल्जेंड्रो याद आता है, जो उसे ढूंढते हुए मारा गया था। सीना की छवि उभरती है, जो घायल हालत में भी लड़ रही थी। फिर उसके मास्टर का बलिदान, जो सिर्फ उसे बचाने के लिए मारा गया था। आंखों में आंसू होने के बावजूद वो हार नहीं मानता। दांत भींचकर वो खुद से कहता है, मैं फेल नहीं होऊंगा। वो जोर से चिल्लाता है, मैं एडवांस्ड फैंटोम क्लास लेकर रहूंगा, चाहे मुझे अपनी आत्मा क्यों न देनी पड़े। बैंगनी और नीली ऊर्जा उसके शरीर से जोर से फट पड़ती है। मैजिक और अधिक खतरनाक हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी विल पावर के सहारे रिचुअल जारी रखता है। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजती है, सोल साइज सफिशिएंट। एक छुपी हुई क्लास अनलॉक हो जाती है। उसके सामने आखिरकार क्लास सिलेक्शन स्क्रीन उभर आता है। एक लॉक टूटता है और एक हिडन क्लास कार्ड उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसे पता चलता है कि जो क्लास उसे मिली है वो सिर्फ फैंटोम नहीं है, बल्कि एडवांस्ड फैंटोम क्लास, एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक इवोल्व्ड क्लास। वो हैरान रह जाता है। ऐसी क्लास उसने कभी देखी भी नहीं थी, ना किसी डंगन में, ना किसी रिकॉर्ड में। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आती है। इसका नेचर फैंटोम जैसा ही होगा। 2 क्लास कार्ड उसके सामने चमकने लगते हैं। उसे अंदर से पता था, वो लगभग सब कुछ हासिल कर चुका है। संतुष्ट आवाज में वो कहता है, अब मैं तैयार हूं। अब समय आ गया था अपने बदले को अंजाम देने का। फैंटोम क्लास की पैसिव एबिलिटी उसकी नेक्रोमेंसी को और भी ज्यादा भयावह बना देती है। उसने ये सब एक ही मकसद से किया था, ताकि वो आर्चमेड की बॉडी का इस्तेमाल अपने रिवेंज प्लान के लिए कर सके। बैंगनी आभा के बीच वो मन ही मन प्रार्थना करता है कि जो शरीर उसे मिल रहा है वो आने वाले हॉरर को झेल पाए। अगर वो सफल हो गया तो वो अपनी रिवेंज की पूरी टाइमलाइन को बहुत छोटा कर देगा। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, लिच क्रिएशन एक्टिवेटेड। रिचुअल शुरू हो जाता है। अकी की आंखें गहरे बैंगनी प्रकाश से चमकने लगती है, लेकिन लिच क्रिएशन फेल हो जाता है। उसकी जगह एक स्पेशल अनडेड क्रिएशन एक्टिवेट हो जाता है। रंग की आंखें चौड़ी रह जाती है। वो पूरी तरह शॉक में है। अकी के शरीर से एक बैंगनी परछाई निकलती है और एक नया रूप लेने लगती है। डार्क एनर्जी जमा होती है और एक भयानक आकृति आकार लेने लगती है। काले कवच, ब्लैक आर्मोर में ढका हुआ एक प्राणी, जिसके चारों ओर बैंगनी आभा घूम रही होती है, रियोन के सामने प्रकट हो जाता है। सिस्टम की आवाज फिर गूंजती है, स्पेशल पावरफुल डेड क्रिएटेड सक्सेसफुली। एक नई विंडो स्क्रीन के सामने खुलती है। अचानक बैंगनी रोशनी का एक हिंसक विस्फोट पूरे टावर को रोशन कर देता है। बाहर खड़े गार्ड्स वही जमकर रह जाते हैं। एक गार्ड घबराकर जोर से चिल्लाता है। गार्ड यंग मास्टर सन्स की लोकेशन पता करने के लिए पूरे इलाके की जांच करते हैं, लेकिन पूरा इलाका पूरी तरह तबाह पड़ा होता है, जिसे देखकर सबको चिंता होने लगती है कि यहां आखिर क्या हुआ होगा। तभी उन्हें रियन और सन का शरीर दिखाई देता है। रियन अपना पुराना शरीर कंधे पर उठाए खड़ा होता है। गार्ड तुरंत यंग मास्टर चिल्लाते हैं,
और उसे जिंदा देखकर उन्हें बड़ी राहत मिलती है। रियन बताता है कि ये सब एके ने किया है। वो अपनी नकली अभिनय से गार्ड्स को भ्रमित करता है। गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि फैटन के एक फिंगर ने उसे धोखा दिया और डंगन के अंदर उस पर हमला किया। वो बताता है कि उसने एके को एक आर्टिफैक्ट की मदद से सील कर दिया है, लेकिन ये सील ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। रियन अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे उसे समय दें ताकि वो भागकर अपनी फैमिली तक पहुंच सके। वो उन्हें आश्वासन देता है कि अगर वे रीइंफोर्समेंट आने तक एक भी दुश्मन को रोक पाए तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। गार्ड पीछे रुक जाते हैं लड़ने के लिए, जबकि रियन अपना पुराना शरीर उठाकर वहां से भाग जाता है। कहानी सुनाने वाला गार्ड बताता है, उस दिन के बाद किसी ने भी यंग मास्टर को दोबारा नहीं देखा। एक मिलिट्री कैंप में सैनिक अगली मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी दौरान एक आदमी पीवाई को रिपोर्ट देता है। पीवाई फैटन फैमिली का 7th सर्कल मेज होता है, बेहद शक्तिशाली। ये सुनकर वो चौंक जाता है कि उस जगह पर किसी का भी निशान नहीं मिला। गुस्से में वो रिपोर्ट को मसल देता है। वह मन में सोचता है, क्या ये रिपोर्ट सच में सही हो सकती है? फिर वो गार्ड से पूछता है, क्या तुम ही अकेले हो जो उस रात की सच्चाई जानते हो? एक गार्ड हाँ कहता ही है कि उसी पल अचानक एक हमला होता है। लाल रंग की ऊर्जा का धमाका सीधे उस गार्ड को लगता है और वो वही मारा जाता है। उसके बगल में खड़ा दूसरा गार्ड डर के मारे चीख पड़ता है। पीवाई कहता है कि सुनजा का गायब होना फैमिली के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और अगर ये बात बाहर फैल गई कि फिंगर्स शामिल थे तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। एक गार्ड बीच में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीवाई बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। वो आखिरी बचे हुए गार्ड को मारने ही वाला होता है कि तभी एक रहस्यमय नाइट रक्षक योद्धा आकर उसे रोक लेता है। नाइट अपनी तलवार से पीवाई पर हमला करता है। उसके चारों ओर नीली आभा फैल जाती है और फिर सफेद नीली ऊर्जा उसके शरीर को ढक लेती है। वो पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। वो पीवाई और गार्ड्स की ओर चुनौती भरी नजर से देखता है। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठती है। वो घोषणा करता है, मैं तुम सबको यहीं और अभी खत्म कर दूंगा। वो उन पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाता है और चिल्लाता है, यंग मास्टर रियन को सामने लाओ। पीवाई समझ जाता है कि यह सिर्फ शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है। वो आसपास मौजूद संदिग्ध ढांचों और अंडरग्राउंड फैसिलिटी की ओर इशारा करता है, जिन्हें वे पहले ही ढूंढ चुके होते हैं। पीवाई कहता है कि उसे सरमन फैमिली हेड की लोकेशन नहीं पता और सन्स अब भी लापता है। वो तलाश में सहयोग की मांग करता है। तभी एल्जेंड्रो गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तभी एक बैंगनी बालों वाला आदमी वहां प्रकट होता है, जिसके चेहरे पर गंभीर भाव होते हैं। एल्जेंड्रो अपनी नीली आभा छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम लोगों को यहां हंगामा मचाने नहीं दूंगा। वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो बैंगनी बालों वाला आदमी अपनी गुलाबी आभा छोड़ता है और आमने सामने खड़ा हो जाता है। दूर खड़ा ट्रूडो सब कुछ देख रहा होता है और मन ही मन चाहता है कि हालात और न बिगड़े। तभी सीना अचानक वहां प्रकट होती है। वो बटलर को डांटती है, गुस्से में उसे गद्दार कहती है और तिरस्कार से देखते हुए बोलती है, अगर यंग मास्टर का संदेश ना होता तो तुम अब तक राख बन चुके होते। वो अपने हाथ में फायरबॉल बनाकर सख्त आदेश देती है, जब तक तलाशी पूरी न हो जाए तब तक चुप रहो। ट्रूडो खुलासा करता है कि यंग मास्टर ने कहा था कि वो जानबूझकर अपना निशान छोड़कर जाएगा। वो समझाता है कि अगर निशान आसानी से मिल जाता तो फैटन के हाउंड्स उसे कब के ढूंढ चुके होते। यंग मास्टर ने कहा था कि सिर्फ ब्लू अर्थ रिफाइनमेंट मेथड ही उस ट्रेल को पहचान सकता है। सीना अपनी जादुई शक्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित करती है। हरी ऊर्जा का एक गोला चमकने लगता है और आखिरकार ट्रेल की सटीक लोकेशन सामने आ जाती है। सीना आखिरकार यंग मास्टर का ट्रेल ढूंढ लेती है और उसके सुरागों के पीछे चलने की तैयारी करती है। जंगल के बीचों बीच एक नीला हरा ज्वाला हल्की हल्की जलती दिखाई देती है, जो ठीक जगह को चिन्हित कर रही होती है।
ट्रूडो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होता। उन्हें रियन का शरीर पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिलता है। दृश्य इतना भयानक होता है कि ट्रूनो अपना चेहरा ढक लेता है। वो उस लड़के की हालत देख ही नहीं पाता। शिया पास आता है और समझ जाता है कि ये सिर्फ बेटे का शरीर है। यंग मास्टर गायब है। शरीर के लबादे पर खून से लिखा हुआ संदेश होता है, जो उसे अपहरणकर्ता के रूप में पहचान देता है। शरीर के पास एक पत्र मिलता है, जो एक पत्थर से दबाया हुआ होता है। मैच पत्र देखकर समझ जाती है कि यह संदेश खुद नायक ने छोड़ा है। ट्रूनो पूछता है कि क्या लड़के का कोई सुराग मिला, और सीना जवाब देती है कि उसे केवल एक पत्र मिला है। रियन अपने मन में बताता है कि उसने वो पत्र खास तौर पर सीना के लिए छोड़ा था, ताकि वो उसकी योजना समझ सके। उसने सोचा था कि वो सन्स के शरीर पर कब्जा करेगा, लेकिन फैटन फैमिली का मुखिया उसे पहचान सकता था। अगर वो रियन बनकर वापस आता तो परिवारों के बीच युद्ध छिड़ सकता था, और सुरमान फैमिली अपनी कमजोर हालत में युद्ध का बोझ नहीं उठा सकती थी। इसलिए उसने तीसरा रास्ता चुना और सीना के लिए सच छोड़ना जरूरी समझा। उसने पत्र इसीलिए छोड़ा ताकि सीना उसके उद्देश्य को समझ सके और उसके निर्देशों का पालन करे। ट्रूनो पूछता है कि पत्र में क्या लिखा है, और सीना ध्यान से पत्र खोलकर संदेश पढ़ती है। वो फैसला करती है कि वो वापस सेरन एस्टेट जाएगी और उस पत्र को जला देगी, ताकि कोई सबूत न बचे। पत्र आग की लपटों में घिर जाता है और वो यंग मास्टर के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हो जाती है। सूर्यास्त के समय एक गरुड़ युद्ध भूमि के ऊपर उड़ता है, जो इस अध्याय के अंत का संकेत देता है। वो नारंगी आकाश को चीरता हुआ एक अज्ञात भविष्य की ओर उड़ जाता है। एक चहल पहल भरे शहर में एक युवा लड़का गलियों से तेजी से गुजरता है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेचैन। एक आदमी उसे लायन कहकर पुकारता है और बताता है कि गिल्ड लीडर उसे बुला रहे हैं। ट्रूनो सीना से पूछता है कि क्या वो निश्चित है, और मैज अपनी शंकाओं की पुष्टि करती है। युवा लायन आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कहता है कि वो हर चीज के लिए तैयार है। एक छोटी बालों वाली महिला, जिसकी एक आंख चमकती हुई हरी है, मुस्कुराकर उसे देखती है। वो उसे ड्रैगन ऑफ द्रे कहकर बुलाती है और पहचान लेती है कि वही लापता यंग मास्टर है। 3 महीने बाद पेस्ट्रॉय किंगडम की राजधानी में अफवाहें फैल चुकी होती हैं। लोग फैटन हाउस और सुरमान हाउस के बीच चल रही तनातनी पर बातें करते हैं। एक नीले बालों वाला लड़का शहर में दौड़ते हुए अपहरण की कहानी सुनता है। अंत में सेरन हाउस ने फैटन हाउस से मुआवजा स्वीकार कर लिया होता है। लोग हैरान होते हैं कि परिवार ने ऐसा फैसला क्यों किया, क्योंकि अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं गया। एक दुकानदार उस युवक की तरफ सेब उछाल देता है और परिवार के पतन पर टिप्पणी करता है। एक अंधेरी गली में कुएं का निशान वाला बैंगनी झंडा दिखता है। ये असैसिन्स गिल्ड का प्रतीक होता है। पेटन शाखा मार्टिन असैसिन्स गिल्ड की एक गुप्त इमारत से काम कर रही होती है। एक औरत कुर्सी पर बैठी होती है और परिवार की पैसों की मजबूरी पर टिप्पणी करती है। सोच में डूबी हुई वो खबरों और अफवाहों पर विचार करती है। उसे ये सब बेहद उबाऊ लगता है और वो अपना परिचय देती है। मैं सैफायर हूं, पेटन ब्रांच की लीडर। एक आदमी ट्रूनो की फांसी की खबर के बारे में पूछता है। वो बताता है कि यह खुलासा हुआ था कि ट्रूनो ने फैटन हाउस के गद्दार के साथ मिलकर काम किया था। इसीलिए अल्जेंद्रो ने उसे बिना देर किए मौत की सजा दे दी थी। सैफायर ये सुनकर चौंक जाती है कि बचे हुए स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक ने यह सजा खुद लागू की। गिल्ड का दरवाजा खुलता है और यंग लायन गंभीर चेहरे के साथ अंदर प्रवेश करता है। सैफायर उसे नाम लेकर अभिवादन करती है। वो मिस्टर डन को नमस्ते करता है और पूछता है कि क्या वो ब्रांच लीडर से मिलने आया है। फिर वो ऊपर लीडर के ऑफिस की ओर चला जाता है। सैफायर उसका इंतजार कर रही होती है और घोषणा करती है कि आज उसकी परीक्षा का दिन आ चुका है। वो एक सीलबंद पत्र उसके सामने रखती है और पूछती है कि क्या वह जानता है कि ये क्या है। वो पहचान लेता है, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है
जिससे वो गिल्ड का आधिकारिक सदस्य बन सकता है। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वो खुद को गिल्ड के अंतिम टेस्ट के लिए तैयार करता है। वो नोट करता है कि अभी एक परीक्षा बाकी है और सैफायर पुष्टि करती है कि ये उसका पहला असली कॉम्बैट मिशन होगा। वो मन में सोचती है कि उसके जैसे व्यक्ति के लिए ये परीक्षा बेकार है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। आखिरकार उनका गिल्ड पूरे महाद्वीप में चौथा सबसे बड़ा असैसिन गिल्ड है। युवा व्यक्ति उसे गंभीर और दृढ़ नजर से देखता है, चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार। वो उसके टैलेंट की तारीफ करती है और कहती है कि वो पिछले 100 सालों में सबसे कम उम्र का आधिकारिक सदस्य बना है। वो विनम्रता से जवाब देता है कि ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो एक सेकंड क्लास असैसिन है। सैफिया टिप्पणी करती है कि जब से वे दोनों मिले हैं, तब से उसके चेहरे के भाव काफी उजाले हुए हैं। वो चाय का एक घूंट लेती है और याद करती है कि जब वो पहली बार गिल्ड में आया था, तब उसकी हालत कैसी थी। वो सोचती है कि उस बारिश वाली रात को अब पहले ही 2 महीने बीत चुके हैं। उस बारिश भरी रात गिल्ड का दरवाजा खुलता है और एक रहस्यमयी युवक अंदर आता है। वो चुपचाप असैसिन्स गिल्ड में प्रवेश करता है, एक ऐसी संस्था जो आम लोगों से छिपी रहती है। वो बहुत बड़ी रकम पेश करता है और एक हिट की रिक्वेस्ट रखता है। दृढ़ नजर के साथ वो भारी कीमत चुकाता है ताकि उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार की जाए। सैफरा को उस लड़के में रुचि पैदा होती है। उसका आत्मविश्वास और निडर रवैया देखकर युवक खिड़की की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान देता है और एक अजीब सी मांग रखता है। वो कहता है कि उसने सुना है गिल्ड पैसे के बदले कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार करती है। वो ये भी मानती है कि उसे पहले ही आभास हो गया था कि ऐसा अनोखा क्लाइंट फिर शायद कभी न मिले। लड़का दिखने में भिखारी जैसा लगता था, लेकिन उसके पास बेहद ज्यादा दौलत थी और उसकी रिक्वेस्ट चौंकाने वाली थी। उसने गिल्ड से कहा कि उसे ही मार दिया जाए। लायन कहता है कि वो पत्र खुद रिव्यू करेगा और उठकर कमरे से बाहर जाने लगता है। वो उससे कहती है कि जब टेस्ट तैयार हो तो उसे बुलाया जाए, और सैफायर सहमति में सिर हिला देती है। महिला उसे जाते हुए देखती रहती है और फिर उसका मन 2 महीने पहले की शुरुआत में चला जाता है। एक छाया जैसी आकृति पूछती है कि क्या उसने सिर्फ एक प्रेमोनिशन के आधार पर उसे गिल्ड में स्वीकार कर लिया। वो इनकार करती है और बताती है कि उस लड़के ने ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल 1 महीने में पूरा कर लिया, जो आमतौर पर 5 से 10 साल लेता है। वो पूछती है कि क्या कार्ल ने उसके अतीत की जांच पूरी कर ली। जांच से पता चलता है कि उसका कोई सरनेम नहीं है और वो किसी अज्ञात मास्टर से प्रशिक्षित हुआ है। ये भी सामने आता है कि उसने अपने लापता गुरु के बारे में जानकारी पाने के लिए गिल्ड ज्वाइन किया था। इसी बैकग्राउंड की वजह से उसकी स्किल्स वेरीफाई की गई और वो जल्दी पास हो गया। कार्ल पुष्टि करता है कि लायन के बारे में जो जानकारी है वो सच और सटीक है। वो बताता है कि वो उस जगह गया था जहां पहले एक लायन रहता था और वहां इंसान के होने के निशान मिले। जंगल के बीच एक छोड़े हुए घर में हाल ही में किसी के ठहरने के सबूत भी मिले। लेकिन सैफर कहती है कि अभी कुछ और ज्यादा जरूरी है और गंभीर होकर उसे देखती है। वो पूछती है कि क्या यह मुमकिन है कि लायन ही लापता रेन हो। कार्ल कुछ देर चुप हो जाता है और उस सवाल पर सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उसी समय उसी उम्र का एक रहस्यमयी लड़का प्रकट हुआ था। सैफर को लगता है कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, लेकिन कार्ल जोर देता है कि इसकी संभावना बहुत कम है। वो समझाता है कि रेन को कमजोर माना जाता था, न मैना थी, न शारीरिक ताकत, और उसे परिवार पर बोझ समझा जाता था। इसीलिए वो कभी भी लायन जैसा नेचुरली टैलेंटेड इंसान नहीं हो सकता। सैफायर उसे टाल देती है और कहती है कि वो ऐसे टैलेंट को छोटे मोटे मामलों में बर्बाद नहीं करेगी। सैफायर के होठों से हरे धुएं की एक पतली लकीर निकलती है और वो एक छोटे फैंटम का रूप ले लेती है। वो कार्ल को आदेश देती है कि लायन के मास्टर के बारे में पता लगाए, क्योंकि वो निश्चय ही असाधारण होगा। हरी आभा के बीच रियन सोचता है कि उसकी अंतर्ज्ञान क्षमता
बेहद तेज और खतरनाक है। वो सोचता है कि नेक्रोमैंसर की शक्ति खुफिया जानकारी जुटाने के लिए कितनी सुविधाजनक है। ज़ेफर ठंड की शिकायत करती है और कार्ल सोचता है कि कोट पहनने के बावजूद उसे ठंड क्यों लग रही है। रियन अपना स्टेटस विंडो खोलता है ताकि अपनी प्रगति और नई क्षमताएं देख सके। उसके आंकड़े काफी ऊंचे हो चुके होते हैं और उसके पास कई शक्तिशाली स्किल्स होती है। दृढ़ नजर के साथ उसे एहसास होता है कि क्लास चेंज के लिए जो लेवल्स उसने खर्च किए थे वे वापस आ चुके हैं। वो समझ जाता है कि अपनी जादुई शक्ति को बॉडी डोमिनेशन में लगाना सही फैसला था। अब उसकी क्षमता इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो सेकंड क्लास असैसिन्स को भी धोखा दे सकती है। उसे उस दिन बनाई गई उस क्रिएचर की याद आती है जो आकी के शरीर से बनी थी। वो प्राणी पूछता है कि क्या वह उसका नाम रखना चाहता है। नायक सोचता है और फैसला करता है। उसका नाम कॉर्नैक होगा। प्राणी अपना नाम स्वीकार करता है और उसके सामने झुक जाता है। हरी और बैंगनी चमक के साथ वो अपने नए स्वामी को सम्मान दिखाता है। वो कॉर्नैक के आंकड़ों और स्किल्स का विश्लेषण करता है। उसे एहसास होता है कि वो एक प्लेयर की तरह काम करता है और एक अनडेड बीइंग है जो बढ़ सकता है और भी शक्तिशाली हो सकता है। वो सोचता है कि शायद यही फैंटम क्लास की असली ताकत है। वो प्राणी के मैजिकल सर्किट को ध्यान से देखता है। चमकती हरी आंखों से वो मैना फ्लो और सर्किट की हर बारीकी को देखता है। सर्किट के अंदर उसे एक हिडन क्वेस्ट मिलती है, अवेंजर। वो समझ जाता है कि कुछ छुपी हुई शर्तें होती हैं जिन्हें प्लेयर को खुद ही खोज निकालना पड़ता है और कॉर्नैक कई स्किल्स और एक हिडन क्वेस्ट का परिणाम है। उसे पता है कि एक्सपी शेयर करना बोझ होगा, लेकिन ये इसके लायक होगा। पूर्णिमा की रात के नीचे वो सोचता है कि असली विकास का मतलब भविष्य की ओर देखना होता है। वो ओप्पा टावर पर बैठकर अपने अगले कदमों के बारे में सोचता है। गंभीर नजर के साथ वो तय करता है कि उसे सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य पर भी ध्यान देना होगा। तभी डंकन नाम का आदमी आता है और पूछता है कि वो इतनी गहराई से क्या सोच रहा है। रियन जवाब देता है कि वो एग्जाम पास करने और गिल्ड लीडर बनने के बारे में सोच रहा था। डंकन हंसते हुए कहता है कि उसकी ग्रोथ रेट देखकर लगता है कि वो ये सपना एक दिन जरूर पूरा कर लेगा। लेकिन फिर वो उसे चेतावनी देता है, आज 3 परीक्षार्थी हैं और केवल एक ही टेस्ट पास कर पाएगा। गिल्ड का फाइनल टेस्ट शुरू होता है जिसमें आधिकारिक मेंबर और 5th क्लास असैसिन बनने का मौका होता है। डंकन पॉला का परिचय कराता है। वो रियन को गंभीर नजर से देखती है। फिर वो लिप का परिचय देता है जो भी उसे चुनौती भरी नजर से घूरती है। आखिर में वो लायन का परिचय करता है और बताता है कि जो भी टारगेट को सबसे पहले खत्म करेगा वही सदस्य बनेगा। गंभीर चेहरे के साथ डंकन कहता है, परीक्षा अब शुरू होती है। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। तीनों प्रतियोगी मिशन के लिए तैयार होते हैं और टारगेट की जानकारी का इंतजार करते हैं। एक प्रतियोगी जानकारी साझा करता है। टारगेट है अल्रो, 47 साल का व्यापारी। वो हमेशा 3 भाड़े के सैनिकों के साथ रहता है, 2 योद्धा और एक सिल्वर रैंक अमेज। अफवाहें हैं कि उसने हाल ही में एक युवा और सुंदर रखेल रखी है। वो हर रात उसी के कमरे में जाता है और उस समय उसके बॉडीगार्ड पास में नहीं रहते। डंकन उनकी जांच की तारीफ करता है लेकिन सवाल करता है, इस बात की गारंटी क्या है कि वो आज रात उसी कमरे में आएगा? और आगे पूछता है, तुम अभी ट्रेनी हो, क्या तुम गार्ड्स को संभाल पाओगे? वो समझाता है कि एक असैसिन गिल्ड का असली काम ही होता है सूचना इकट्ठा करना और एकदम परफेक्ट प्लानिंग बनाना। फिर वो रियन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह अपना प्लान बताना चाहता है। रियन एक आत्मविश्वास भरी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्या मुझे कुछ बताना भी जरूरी है? बाकी प्रतियोगी और इंस्ट्रक्टर उसे हैरानी से देखते हैं। रियन कहता है कि वो अपनी जानकारी शेयर नहीं करेगा क्योंकि पास तो सिर्फ एक ही होने वाला है। बाकी दोनों प्रतियोगी चिढ़ जाते हैं और गुस्से से उसे घूरते हैं। रियन शांत स्वर में कहता है, मुझे कभी भाईचारे के बारे में सिखाया ही नहीं गया।
ये सुनकर वे और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। डंकन रियन की सोच से सहमत हो जाता है और कहता है कि यही एक असली असैसिन की सोच होती है। वो समझाता है कि एक असैसिन का नेचर ही होता है सफलता के लिए दूसरों को इस्तेमाल करना। दोनों प्रतियोगी चुप हो जाते हैं और टेस्ट जारी रखने के लिए खुद को तैयार करते हैं। डंकन घोषणा करता है, अब से तुम टारगेट को खत्म कर सकते हो। तीनों छत से छलांग लगाते हैं और मिशन पर निकल पड़ते हैं। डंकन को याद आता है कि जब रियन ने गिल्ड ज्वाइन करने के लिए हिट की रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट के बाद उसके पीछे 10 फोर्थ क्लास और 3 थर्ड क्लास असैसिन लगाए गए थे। रियन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ ट्रेनी बनने की शर्त मान ली थी। डंकन को उस वक्त लगा था कि वो पागल है। रियन ने असैसिन्स को चुनौती दी थी कि वे उसे 10 मिनट में ढूंढ कर दिखाएं, लेकिन वे नाकाम रहे। 3 दिनों तक तलाश करने के बाद सबने हार मान ली। वे उसके लगाए हुए जाल और चालों से बहुत प्रभावित हुए। सैफरा ने अपना वादा निभाया और उसकी ट्रेनिंग खुद शुरू की। उसे पता था कि मार्टिन गिल्ड का ऑफिशियल असैसिन बनना आसान नहीं होता। इंस्ट्रक्टर सोचता है कि शायद वो गिल्ड के इतिहास का एक खास पल देख रहा है। पॉला छतों पर तेजी और फुर्ती के साथ दौड़ती है। वो अलार्म सिस्टम डिसेबल करती है और सोचती है कि सारे मर्सेनरीज को बाईपास कर चुकी है। लेकिन अचानक वो देखती है कि गार्ड्स की संख्या उम्मीद से ज्यादा है। एक घुसपैठिए को देख लिया जाता है और गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आंगन में दौड़ पड़ते हैं। लिप छिपकर सब कुछ देखती रहती है और हल्की सी स्मर करती है। वो मन ही मन सोचती है पॉला ने काम आसान बना दिया और अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो जाती है। ठंडी आंखों के साथ वो सोचती है कि अगर वो पकड़ी नहीं गई होती तो वो खुद ही उसे एक्सपोज कर देती। टारगेट पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके थे और हर बार वो भागकर एक ही जगह छिपता था, अपनी पत्नी के कमरे में, जहां वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता था। ओ की पत्नी शिकायत करती है कि वो उसके धोखे और झूठ से थक चुकी है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि वो असैसिन्स को घर तक ले आता है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देती है। बेबस होकर वो सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कमरा खास तौर पर सुरक्षित है। दरवाजे से लिप सब कुछ देखती रहती है और नोटिस करती है कि सुरक्षा और भाड़े के सैनिक दोनों बढ़ चुके हैं। वो 5 सामान्य सैनिकों की मौजूदगी महसूस करती है और तय करती है कि फ्रंटल अटैक का रिस्क लेना सही रहेगा। डैगर हाथ में लेकर वो टारगेट पर वार करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो उसे देख लेता है और चिल्लाकर कहता है कि अपना खंजर गिरा दे। वो चेतावनी देता है कि ये खतरनाक है और वो खुद घायल हो सकती है। अचानक वह एक सरप्राइज अटैक का शिकार हो जाती है और बचाव के लिए पीछे हटती है। इसी बीच ओ की पत्नी अचानक खंजर लेकर उस पर झपटती है। वो चीखती है कि वो बहुत समय से सब कुछ सहती आ रही है। वो उस पर आरोप लगाती है कि उसने फिर से उसके परिवार का पैसा चुरा लिया है और अब वो उसके झूठ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुस्से में वो सच उगल देती है। वही पैसा उसने अपनी रखेल के लिए गिफ्ट खरीदने में उड़ाया था। और बिना दया दिखाए वो खंजर से उस पर वार करती है और उसकी जिंदगी खत्म कर देती है। ये देखकर लिप सन्न रह जाती है। टारगेट किसी असैसिन ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी ने मारा था। उसके हाथ से खून से सना खंजर गिर जाता है। वो कांपने लगती है और एहसास होते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। पत्नी जमीन पर पड़े पति की लाश देखकर डर और दर्द से चीख उठती है। लिप दूर खड़ी सब देखती रहती है, समझने की कोशिश करती है कि अभी हुआ क्या था। वो कंफ्यूज हो जाती है, मिशन सफल हुआ या असफल, क्योंकि आखिरी वार उसने नहीं किया था। तभी उसके दिमाग में एक चेहरा आता है। वो लड़का अब तक कहीं दिखाई नहीं दिया था। वो है कहा। छत पर पॉला मिशन के रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है। वो मान लेती है कि मिशन फेल हो चुका है, क्योंकि उन तीनों में से किसी ने भी टारगेट को नहीं मारा। निराश चेहरे के साथ वो डंकन को बताती है, ओरो को उसकी पत्नी ने मारा, हमने नहीं। तभी रियन आत्मविश्वास भरी मुस्कान
और चुनौती भरी नजर के साथ सामने आता है। उसे इतना जल्दी देखकर पॉला हैरान रह जाती है। वो पूछती है, तुम मुझसे पहले यहां कैसे पहुंच गए? क्या तुम मिशन गए ही नहीं थे या बस इंतजार कर रहे थे? अचानक लिप पीछे से प्रकट होती है और गुस्से से भरी आंखों के साथ पॉला पर हमला कर देती है। पॉला किसी तरह पीछे हटकर खुद को सुरक्षित करती है। वो बताती है कि मर्सेनरीज आपस में ही लड़ने लगे थे। अफरातफरी में वो बच निकली और रेंडेजवू पॉइंट पर वापस आ गई। डंकन घोषणा करता है, टेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन वो साफ करता है कि ये हिट फेल्योर नहीं था। वो हाथ आगे बढ़ाता है और घोषणा करता है, लायन ही वो था जिसने ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। बाकी प्रतियोगी सदमे में चिल्ला उठते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मिशन कैसे पूरा हो सकता है जब टारगेट को उसकी पत्नी ने मारा था। तभी डंकन सच बताता है, ये सब लायन का ही प्लान था और यहीं से उलझन और बढ़ जाती है। वो समझाता है कि रियन ने पूरी स्थिति को मैनिपुलेट किया था। उसने पत्नी को ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अपनी नेक्रोमैंसर ताकतों से उसने उस औरत को एक पपेट की तरह कंट्रोल किया। ये सुनकर पॉला और लिप दोनों स्तब्ध रह जाते हैं और गुस्से से भर उठते हैं। डंकन पूछता है, क्या तुम बताना चाहोगे कि तुमने ये सब कैसे किया? रियन शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ। ये सुनकर बाकी दोनों और भी चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी चालाकी का घमंड दिखाने वाला है, लेकिन वो सीधा कह देता है, मैं सब बता दूंगा। ये सुनकर माहौल और भी अजीब हो जाता है। पॉला और लिप एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो सच में अपना राज खोलने जा रहा है। रियान सबको समझाता है कि सॉल्यूशन असल में अलाराक और उसकी पहली पत्नी के रिश्ते में छिपा था। उसने टारगेट को बिल्कुल उसी तरह पहचाना जैसे बाकी लोगों ने किया था, सिर्फ नाम के आधार पर। गार्ड्स और रखेल वाली जानकारी भी सही थी, लेकिन वो पहले से ही इस सब की गहराई से जांच और तैयारी कर चुका था। जब बाकी दोनों को एहसास होता है कि वो उनके साथ गेम खेल चुका था, तो वे हैरान और गुस्से से भर जाते हैं। वे उससे सवाल करते हैं, तो रियान शांत होकर जवाब देता है कि उसने कभी ये नहीं कहा था कि वो सिर्फ इराक की ही जांच करेगा। उसने हर उस आदमी पर इंटेलिजेंस इकट्ठा की थी जिसकी बदनामी थी और जो किसी भी समय टारगेट बन सकता था। बाकी समय में वो हर संभावित टारगेट के लिए तैयारी करता रहा, सिर्फ एक के लिए नहीं। दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उसने पूरा टेक्स्ट बुक पहले ही पढ़ रखा था। इसी प्रक्रिया में उसे पता चला कि किसी के दिल में इराक के लिए गहरी नफरत थी और वो इंसान थी इराक की पत्नी केली। रियान उसके पास गया और उसे सलाह दी कि वो असैसिन गिल्ड को हायर करे। केली अपने पति से नफरत करती थी क्योंकि वो उसे नजरअंदाज करता था और परिवार के पैसे अपनी रखेलों पर उड़ाता था। लड़के ने सुझाव दिया कि वो सिक्योरिटी मजबूत करे ताकि ओरो डर जाए और अपनी जान बचाने के लिए खुद ही उसके कमरे में आकर छिप जाए। वहां वो पीड़ित बन सकती थी और हमले का दोष रखेल पर डाल सकती थी, जिससे ओरो अपराधबोध में वापस उसी के पास लौट आता। शराब में डूबी हुई केली इस प्लान में आसानी से फंस गई। अगर सब कुछ उसकी सोच के हिसाब से चलता तो प्लान पूरी तरह परफेक्ट होता, लेकिन प्लान शुरू होने से पहले रियान ने उसे एक आखिरी जानकारी दी, एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि रखेल पर खर्च किया गया पैसा उसकी अपनी फैमिली फंड से निकाला गया था। यह सुनकर डंकन स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि पूरा एग्जाम शुरू से ही उस लड़के के हाथ में था। लिप रियान की इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन से डर जाती है। बाकी दोनों ये सोचने लगते हैं कि कहीं वे खुद ही अनजाने में किसी के जाल में तो नहीं फंस गए थे। लेकिन डंकन कहता है कि अभी भी एक डिटेल फिट नहीं बैठ रही और वो रियान से सवाल करता है। रियान मान लेता है कि उसने प्लान को सफल बनाने के लिए थोड़ी मदद की थी। उसने घर के ड्रिंक्स में एक पोशन मिलाया था ताकि पत्नी की भावनाएं प्रभावित हों। उसने मर्सेनरीज के पानी में भी वही पोशन मिलाया था ताकि अगर जरूरत पड़े तो चीजें उसके कंट्रोल में रहें। उस पोशन का असर था जजमेंट को धुंधला करना
और गुस्से को कई गुना बढ़ा देना। तभी उसका प्रतियोगी समझ जाता है कि मर्सेनरीज के बीच जो लड़ाई हुई थी वो भी रियान के ही प्लान का हिस्सा थी। रियान कहता है कि वह अपने किसी गिलमेट को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने ये हेल्पिंग हैंड दिया। बाकी प्रतियोगी रियान के आत्मविश्वास से स्तब्ध रह जाते हैं। वे कुछ कह नहीं पाते क्योंकि उसने हर एक वेरिएबल को पहले ही देख लिया था और मैनिपुलेट कर लिया था। डंकन निष्कर्ष निकालता है कि सब कुछ पूरी तरह से प्रोटैगोनिस्ट के प्लान के अनुसार हुआ था। वो कहता है कि हिट का मतलब सिर्फ चाकू चलाना नहीं होता और रियान को बधाई देता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि केली उसे एक्स्ट्रा पेमेंट देगी। रियान समझाता है कि सिर्फ वही लोग जानते हैं कि इराक को उसकी पत्नी ने मारा था, ना कि किसी असैसिन ने। केली अपना जुर्म छुपाने और असैसिन्स पर दोष डालने के लिए पैसे देगी। डंकन लड़के की ठंडी गणना और दिमाग से बहुत प्रभावित हो जाता है। बाकी प्रतियोगी समझ जाते हैं कि वो पूरी तरह अलग लेवल पर है। वे मान लेते हैं कि उससे मुकाबला करने के बजाय सेकंड प्लेस का लक्ष्य ही बेहतर है। डंकन दोनों को डिसमिस कर देता है और कहता है कि गिल्ड लौट जाओ और लायन से वो अकेले में बात करेगा। दोनों छत से कूदकर वहां से चले जाते हैं और इंस्ट्रक्टर और प्रोटैगोनिस्ट अकेले रह जाते हैं। डंकन कुछ देर चुप रहता है, फिर वो लड़के को डांटता है कि उसने एक आम औरत से अपने पति की हत्या का बोझ उठवाया। वो कहता है, गिल्ड असैसिन बनाती है, मॉन्स्टर नहीं जो मासूम लोगों को मैनिपुलेट करें। फिर वो मान लेता है कि पहले वो भी केली को एक सामान्य औरत समझता था। वो खुलासा करता है कि इराक जितनी भी रखैलों को घर लाता था उनमें से बहुतों को केली ही हटवाती थी। इराक ने कई जिंदगियां बर्बाद की थी। केली सीधे हाथ गंदे नहीं करती थी, लेकिन अपनी फैमिली पावर से उन औरतों को हैंडल करवाती थी। उनकी मौतों को गायब होना कहकर छुपा दिया जाता था। डंकन गहरी सोच में पड़ जाता है जब प्रोटैगोनिस्ट बताता है कि ये सारे फैक्ट्स उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में निकाले थे। वो साफ करता है कि गिल्ड को फुल पेमेंट तभी मिलती है जब टारगेट एलिमिनेट हो जाए, और क्लाइंट की परिस्थिति एक प्रोफेशनल असैसिन के लिए मायने नहीं रखती। वो सवाल करता है, अगर ज़मीर हिट के बीच में आ जाए तो क्या वो जुर्म कम हो जाता है? कन उसकी फिलॉसफी से चौंक जाता है। वो फिर कहता है कि केली अपने पति को खुद अपने हाथों से मारना नहीं चाहती थी, बस उसने रिक्वेस्ट पूरी की थी। डंकन पूछता है कि क्या वो सच में मानता है कि असैसिन्स के लिए कॉन्शियंस अनावश्यक है। प्रोटैगोनिस्ट जवाब देता है कि अगर इंसान को अपनी इंसानियत बचानी है तो उसे सिस्टम के अंदर रहकर ही धीरे धीरे बढ़ना और बदलना पड़ता है। वो सलाह देता है कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि जब तक वो गिल्ड के अंदर है कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लड़का मुड़कर वहां से चला जाता है और डंकन को अपनी सोच में अकेला छोड़ देता है। गिल्ड में वापस रियान अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए तैयार होता है। अब वो आधिकारिक तौर पर सदस्य बन चुका होता है और गर्व से अपना सर्टिफिकेट रिसीव करता है। एक सीनियर उसे बधाई देता है और घोषणा करता है कि वो अब 5वीं श्रेणी का असैसिन, 5th क्लास असैसिन है। सिस्टम उसकी मिशन कंप्लीशन अनाउंस करता है। वो रिवॉर्ड्स रिसीव करता है, लेवल अप करता है और अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से एक बोनस मिशन भी कंप्लीट करता है। बाकी गिल्ड मेंबर्स तालियां बजाते हैं और उसे बधाई देते हैं। उसने अपने प्रतियोगियों का सम्मान जीत लिया है और अपने इंस्ट्रक्टर की उम्मीदों पर भी खरा उतरा है। सैफायर समझाती है कि अब वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकता है और प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकता है। रियान पूछता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो बताती है कि कम से कम 30 गोल्ड की कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है जब रियान शांत स्वर में कहता है, मेरे पास पहले से ऐसी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो उसे हैरानी से देखती रह जाती है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।